हाय एवरीवन, सी आयुष वाली दिस साइड। और मैं आपके लिए लेके आया हूँ प्यारा प्यारा इन डिटेल 100% कॉन्सेप्ट के साथ साथ जितने भी टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस होते हैं, जितने भी वेराइटीज ऑफ क्वेश्चन होते हैं फॉरेन एक्सचेंज के, हमारे फॉरेक्स चैप्टर के, उनका रिवीजन। सर इस रिवीजन में हम सारे कॉन्सेप्ट को इन डिटेल 100% रिवाइज तो करेंगे, पर जितने भी वेराइटीज ऑफ क्वेश्चन आईसीआई पूछता है हम उनका भी रिवीजन करने वाले हैं। तो सर शुरू करते हैं। सबसे पहले सर हम बात करते हैं फॉरेन एक्सचेंज एक्सपोजर और रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है, जो कि हमारे चैप्टर का नाम है। तो सर फॉरेन एक्सचेंज एक्सपोजर के नाम से पता चल रहा है कि फॉरेन एक्सचेंज यानी फॉरेन करेंसी के अंदर कुछ तो एक्सपोजर हो रहा है। एग्जाम्पल के लिए लेते हैं कि एक कोई इम्पोर्टर है, उसने कोई गुड्स या सर्विस बाहर से इम्पोर्ट कर रही है और उसको पेमेंट करना है इन फॉरेन करेंसी, तो उसका फॉरेन करेंसी में या फॉरेन एक्सचेंज में एक एक्सपोजर हो गया। और रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है सर? रिस्क मैनेजमेंट एक एग्जाम्पल, अपन उसी एग्जाम्पल को कंटिन्यू करते हैं। मान लो उस जो इम्पोर्टर है उसने जो गुड्स और सर्विस इंपोर्ट करी है वो यूएसए से करी है और उसको $1,00,000 पे करना है। और उसको $1,00,000 आज पे नहीं करना है। अगर उसको आज पे करना होता तो वो करेंसी मार्केट जाता, डॉलर खरीदता, जो भी आज रेट चल रही है उसको वो पे कर देता। पर रिस्क कहाँ आ जाती है? अब ऐसा है कि उसको ना आज पेमेंट नहीं करना, आज की कुछ टाइम बाद पेमेंट करना है। वो 1 महीना 3 महीना जो भी सर्टेन डेट हो सकती है, पर उसको आज पेमेंट नहीं करना, उसको फ्यूचर की किसी तो डेट पे पेमेंट करना है। वो हमको क्वेश्चन में गिवन होगा। तो हमारी रिस्क क्या हो सकती है? एक इंपोर्टर की रिस्क क्या हो सकती है कि मान लो आज ना 80 रुपये चल रही है, तो हम 80 रुपये लेके जाएंगे और $1 परचेज कर लेंगे। हम 80 लाख रुपए लेके गए, $1,00,000 परचेज कर लिया अपन ने, तो $1,00,000 परचेज कर लिया अपन ने, वो अपन पेमेंट कर देंगे। पर इसके अंदर होगा क्या सर? उसकी रिस्क ये है 3 महीने बाद अगर उसको पेमेंट करना है तो उसको डर लग रहा है कि कहीं ये 80 से 82 नहीं हो जाए, तो उसको कहीं 2 लाख रुपए का एक्स्ट्रा पेमेंट नहीं करना पड़ जाए। 2-3 महीने बाद जब भी उसको पेमेंट करना है, जो भी उसको जो उसका जो बायर मतलब जो जिसने सेल करा है उसको, सेलर है या जो सर्विस प्रोवाइडर है, वो बोले कि नहीं तेरे को क्रेडिट लिमिट दे रहा हूँ मैं, 3 महीने बाद पेमेंट कर देना। तो 3 महीने बाद उसको डर लग रहा है कि यार आज तो 80, आज पेमेंट करता तो 80 लाख में दे देता, अब 3 महीने बाद पेमेंट करूंगा तो 82 लाख रुपीज़ में पेमेंट करूंगा। तो ये जो 82 रुपीज़ का पेमेंट का उसका जो डर है वो उसकी रिस्क है। तो उसको वो मैनेज कैसे करेगा, तो उस चैप्टर में अपन इस चैप्टर में सीखते हैं। अब सबसे पहले सर एक्सचेंज रेट के बारे में बात करते हैं कि एक्सचेंज रेट क्या होती है। तो ये डेफिनेशन पढ़िए, द प्राइस ऑफ वन नेशन करेंसी इन टर्म्स ऑफ अनदर नेशन। ठीक है, इट इज द रेट एट विच वन करेंसी विल बी एक्सचेंज फॉर द अनदर करेंसी। तो सबसे पहले तो मैं ना आपको एक्सचेंज का मतलब बता देता हूँ। एक्सचेंज का मतलब क्या होता है? एक्सचेंज का मतलब एक करेंसी के बदले दूसरी करेंसी, एक करेंसी के बदले दूसरी करेंसी। यानी कि अपन इसको बोल सकते हैं कि एक करेंसी हमने दी, दूसरी करेंसी हमने ली। यानी कि एक करेंसी हमने सेल करी, दूसरी करेंसी हमने बाय करी। एक्सचेंज का मतलब बाइंग द वन करेंसी एंड सेलिंग द अनदर करेंसी। यानी कि हमने एक करेंसी बेची, दूसरी करेंसी हमने खरीद ली। और इस चैप्टर के अंदर बाय डिफॉल्ट ये अजम्पशन है कि आप ना एक करेंसी बेचोगे तो ऑटोमेटिकली जो उसके पेयर वाली करेंसी है वो आप खरीदोगे, या फिर आप कोई करेंसी खरीदोगे तो उसके पेयर वाली आप बेचोगे। यानी कि एक करेंसी अगर पेयर वाली आप बेच रहे हो तो दूसरी खरीद रहे हो। ठीक है, तो ये कह रहा है इट इज द रेट एट विच वन करेंसी विल बी एक्सचेंज फॉर द अनदर करेंसी। यानी कि एक करेंसी के बदले दूसरी करेंसी कितनी आएगी या जाएगी, वो जो रेट होती है ना वो होती है एक्सचेंज रेट। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है, $1 इक्वल्स टू ₹80। यानी कि $1 के बदले अगर $1 अपन को एक्सचेंज करना है, या तो बाय करना है $1 या सेल करना है, तो 80 रुपीज़। वैसे ये अदर एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, आप देख लेना। अब अपन बात करते हैं सर डायरेक्ट कोट और इनडायरेक्ट कोट। जो ये एक्सचेंज रेट है ना, ये 2 तरीके से कोट होती है। एक तो कोट होती है डायरेक्ट कोट, एक होती है इनडायरेक्ट कोट। सर डायरेक्ट कोट क्या होता है? डायरेक्ट कोट यानी यूरोपियन कोट। डेफिनेशन पढ़ते हैं, ए वे ऑफ एक्सप्रेसिंग एक्सचेंज रेट वेयर द प्राइस ऑफ 1 यूनिट ऑफ फॉरेन करेंसी इज स्टेटेड इन टर्म्स ऑफ होम करेंसी। यानी कि एक्सचेंज रेट को हम कैसे शो करते हैं इसके अंदर, डायरेक्ट कोट के अंदर। डायरेक्ट कोट के अंदर अपन ने ऊपर देखा था कि एक्सचेंज रेट हमें बताती है कि प्राइस एक नेशन के बदले दूसरे नेशन की जो प्राइस चल रही है, एक नेशन के टर्म्स, वन नेशंस करेंसी प्राइस इन टर्म्स ऑफ अनदर नेशंस करेंसी। तो डायरेक्ट कोट में क्या होता है? डायरेक्ट कोट में ये होता है 1 यूनिट ऑफ फॉरेन करेंसी एक्सचेंज करने के लिए कितने यूनिट्स ऑफ होम करेंसी लगेगी। 1 यूनिट ऑफ फॉरेन करेंसी एक्सचेंज करने के लिए कितने यूनिट्स ऑफ होम करेंसी लगेगी। मैं फिर वापस बोल रहा हूँ, एक्सचेंज का मतलब बाय या सेल। वो 1 यूनिट ऑफ फॉरेन करेंसी अपन बाय भी कर सकते हैं, 1 यूनिट ऑफ फॉरेन करेंसी अपन सेल भी कर सकते हैं। उसके टर्म्स में कितने होम करेंसी या तो अपन को मिल रही है, अपने पास से जा रही है। तो एक्सचेंज का मतलब बाय एंड सेल दोनों हो गया। तो 1 यूनिट ऑफ फॉरेन करेंसी के बदले कितने यूनिट ऑफ होम करेंसी एक्सचेंज हो रही है,
अगर ये बता रखा है तो है डायरेक्ट कोड। जैसे अपन इंडिया के हमारे लिए क्या कहते हैं, रुपीस क्या हो गई होम करेंसी, डॉलर, पाउंड, यूरो ये हमारे लिए हो गई फॉरेन करेंसी। तो यहाँ पे एग्जांपल देखिए आप, 1 पाउंड इक्वल्स टू ₹100, यानी कि 1 पाउंड को एक्सचेंज करने के लिए, बाय करने के लिए या सेल करने के लिए हमें 100 रुपीज़ मिलेंगे या फिर 100 रुपीज़ हमारे पास से जाएंगे। ये एग्जाम्पल है रुपीज़ वाला कि अगर अपन को दिया हुआ है रुपीज़ पर डॉलर 80 रुपीज़, यानी कि $1 को एक्सचेंज करने के लिए अपन को 80 रुपये की होम करेंसी लगेगी। $1 को अपन को एक्सचेंज करने के लिए 80 रुपीज़ लगेंगे। ठीक है सर। अब इनडायरेक्ट कोड क्या होता है, जिसको अपन अमेरिकन कोड भी बोलते हैं। सॉरी टाइपिंग मिस्टेक हो गई। मैं जब टेलीग्राम पे ये अपलोड करूंगा तो यहाँ पे मैं सही करके अपलोड करूंगा। और हाँ, आप प्लीज़ ना मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे मैं ये नोट्स अपलोड करने वाला हूँ और इन फ्यूचर जो भी मैं रिवीजन वीडियो निकालने वाला हूँ उन सबके नोट्स भी मैं वही अपलोड करने वाला हूँ। तो सर इनडायरेक्ट कोटेशन क्या होता है? सर जो डायरेक्ट कोटेशन में क्या कर रहे थे, डायरेक्ट कोटेशन में 1 यूनिट ऑफ फॉरेन करेंसी के बदले कितने यूनिट ऑफ होम करेंसी एक्सचेंज हो रही है। सर इसके अंदर उल्टा है, 1 यूनिट ऑफ होम करेंसी के बदले कितने यूनिट ऑफ फॉरेन करेंसी एक्सचेंज हो रही है, बस इतना सही है। एग्जाम्पल देखिए आप, एग्जाम्पल देखिए, डेफिनेशन आप पढ़ लेना। एग्जाम्पल, पाउंड पर रुपीज़, यानी कि ₹1 के बदले में कितना पाउंड आ रहा है। भले वो 1 से कम आ रहा हो, भले 0.01 पाउंड ही आ रहा हो, पर 1 यूनिट के बदले, एक होम करेंसी के बदले कितना पाउंड एक्सचेंज हो रहा है, वो होती है हमारी इनडायरेक्ट कोटेशन। सर काफ़ी टाइप के प्रेजेंटेशंस एग्जाम में देखने को मिलते हैं कोटेशन के, तो सर वो कोटेशन किस किस टाइप के होता है अपन एक बार वो देख लेते हैं। डायरेक्ट कोड के अंदर किस किस टाइप के कोटेशन होते हैं, इनडायरेक्ट कोड में किस किस टाइप के कोटेशन होते हैं। डायरेक्ट कोड में या तो आपको इक्वल्स टू वाले फॉर्मेट में दिया हुआ होगा डायरेक्ट कोड में कि 1 यूनिट ऑफ फॉरेन करेंसी दे देंगे, उसके बदले में कितनी यूनिट ऑफ होम करेंसी जा रही है वो इक्वल्स टू वाले फॉर्मेट में दे देंगे, जो कि स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है। दूसरा होता है अपना रेशियो फॉर्मेट। आईसीएआई मैक्सिमम टाइम एग्जाम में ये वाला फॉर्मेट ही यूज करता है, ये होता है रेशियो फॉर्मेट। इसमें होता है क्या है, ये जो स्लेस वाला साइन है ना, डिवाइड वाला, इसको अपन पढ़ते पर यूनिट। क्या पढ़ते अपन इसको? पर यूनिट। तो इस वाले कोटेशन को अपन कैसे पढ़ेंगे, इस वाले कोटेशन को अपन पढ़ेंगे रुपीज पर डॉलर, रुपीज पर डॉलर यानी कि 1 यूनिट ऑफ डॉलर, 1 यूनिट ऑफ डॉलर पर डॉलर, दोनों का एक ही मतलब होता है। तो यहाँ पे कोटेशन को अपन कैसे पढ़ रहे हैं, रुपीज पर डॉलर इक्वल्स टू 80। इस साइन का मतलब होता है पर, इस साइन का मतलब होता है पर यानी पर यूनिट। थर्ड वापस रुपीज 80 रुपीज, 80 रुपीज पर डॉलर यानी कि 1 यूनिट ऑफ डॉलर, यानी कि 1 यूनिट ऑफ डॉलर के लिए कितने रुपए देने पड़ रहे? 80 रुपए देने पड़ रहे। ये बोलते हैं सिंबल रेशियो, ये बोलते हैं अपन कोड रेशियो, यानी कि कोड में दिया हुआ है, यानी कि रुपीज का जो कोड है INR उसमें दिया हुआ है। तो INR अपने इंडियन रुपीज का कोड है, USD यूएस डॉलर का कोड है। तो USD INR पर USD 80 रुपीज, यानी कि 1 USD में 80 INR। और कभी कभी ऐसे दोनों को मिक्स भी कर दे तो कर दे कि एक सिंबल में दे दिया, एक कोड में दे दिया। सेम अगर अपन देखें तो इनडायरेक्ट कोटेशन में बस यहाँ पे ना जो पर यूनिट के अंदर पहले डायरेक्ट कोटेशन में फॉरेन करेंसी थी, यहाँ पे पर यूनिट के अंदर अपनी होम करेंसी आ जाएगी। जैसे देखिए 1 रुपीज़ यानी कि 1 यूनिट में अपनी होम करेंसी आ गई। यहाँ पे डॉलर पर रुपीज़ यानी कि डॉलर पर रुपीज़ पर में आ गई, यानी कि जो पर में आ रही है इस बार वो है हमारी जो हमारे पर में आ रही वो है हमारी रुपीज़, यानी कि होम करेंसी। तो अगर होम करेंसी 1 यूनिट में आ जाए या पर यूनिट में आ जाए तो इनडायरेक्ट कोटेशन, और फॉरेन करेंसी 1 यूनिट में हो तो डायरेक्ट कोटेशन। इस तरीके से कोटेशन आ सकते हैं एग्जाम में। बहुत बार क्या करता है आईसीआई, गलत कोटेशन दे देता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए आईसीआई दे देता है USD पर INR, पर सर ये तो इनडायरेक्ट कोटेशन भी तो हो सकता है। आपने बताया ना, ये देखिए कि रुपीज़ होम करेंसी क्या कहते हैं अपने 1 यूनिट के अंदर है। सर अभी तो आपने बताया, अभी आप कह रहे हो कि गलत दिया हुआ है, तो मतलब केवल डायरेक्ट कोटेशन में एग्जाम में आएगा क्या? नहीं सर, डायरेक्ट कोटेशन और इनडायरेक्ट कोटेशन दोनों तरीके से एग्जाम में आ सकता है। पर आप इसको पूरा पढ़िए, आप इसको पढ़िए USD पर INR इक्वल्स टू 80। सर 1 INR इक्वल्स टू $80, ऐसा कभी देखा है कि आपने होते हुए? मतलब $1 के अंदर $80 मिल रहे हो? नहीं, मतलब मार्केट नॉलेज के हिसाब से ये गलत है। मतलब $1 में $80 आते ये तो अपन को पता है, पर $1 में $80 आते ये अपन को थोड़ी ना पता है। तो अपन इसको ना ऐसे देखेंगे कि USD के हमेशा स्ट्रॉन्ग होता है रुपीज़ से, तो 1 यूनिट से ज़्यादा ही में खरीद, मतलब अगर अपन को 1 यूनिट खरीदनी USD की तो 1 से ज़्यादा ही पे करनी पड़ेगी। तो अपन यहाँ ना मार्केट की नॉलेज लगाएंगे, तो इसका इंटरप्रिटेशन अपन करेंगे INR पर USD इक्वल्स टू 80 या फिर $1 इक्वल्स टू 80 रुपीज़। अपन इसका इंटरप्रिटेशन ऐसे करेंगे। तो सर ये किसी भी करेंसी का दे देंगे
तो अपन को सारी करेंसी याद करके जाना है क्या? नहीं सर, ये ना गिने चुने इन 5 करेंसी के अंदर देते हैं, जहाँ पे आप वो मार्केट नॉलेज टेस्ट करते हैं आपका, बाकी आईसीआई गलत नहीं देता है। तो आपको क्या याद रखना है, सबसे स्ट्रॉन्ग होता है हमारा पाउंड। सबसे स्ट्रॉन्ग हमारा क्या होता है सर? पाउंड। पाउंड की 1 यूनिट परचेज करने के लिए हमें इन सारी की 1 से ज्यादा यूनिट देनी ही पड़ेगी, ठीक है सर। उसके बाद होता है हमारा यूरो। यूरो, अगर हमको यूरो को पाउंड से एक्सचेंज करना है तो यूरो की 1 यूनिट के बदले पाउंड की कम यूनिट ही एक्सचेंज होगी 1 से, और पाउंड की 1 यूनिट के बदले 1 से ज्यादा ही यूरो की यूनिट एक्सचेंज होगी। पर यूरो सेकंड नंबर पे आता है, तो यूरो की 1 यूनिट एक्सचेंज करने के लिए हमें 1 से ज्यादा यूनिट्स लगेगी अदर करेंसीज की। वैसे उसके थर्ड नंबर पे आता है हमारा डॉलर, फिर रुपीज आता है, और जो सबसे वीक होता है, जो सबसे स्ट्रॉन्ग करेंसी होती है, वो जापानीज येन होती है। ठीक है सर। सर अब आ रहे अपन सबसे इंपॉर्टेंट वाले पार्ट पे, क्योंकि सर जो पूरा फॉरेक्स है ना, इस वाले पार्ट पे टिका हुआ है। अगर ये पार्ट आपको समझ में नहीं आया ना, फॉरेक्स में आपको रेट चूज करने में दिक्कत हो सकती है, आपको कौन सा क्या कहते हैं फ्यूचर फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट लेना है, ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट लेना है, बाइंग सेलिंग, उन सब में दिक्कत हो सकती है। अपन आगे चल के उसमें डिस्कस कर लेंगे। मैं आपको डरा नहीं रहा, बस बता रहा हूँ कि इसको थोड़ा सा फोकस के साथ देखना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो अपन बात करते हैं बेस करेंसी क्या होती है, कोटेड करेंसी क्या होती है, उसके एग्जाम्पल और एक्शन किस पे लिया जाता है। सर एक एग्जाम्पल लेता हूं मैं सिल्वर और गोल्ड का। आप एक सुनार की दुकान पे गए और आपने बोला कि सर मेरे को ना क्या कहते 10 ग्राम सोना चाहिए। उसने बोला ठीक है दे देंगे, 80,000 रुपये। बोला कि यार 10 ग्राम सोना 80,000 रुपये, एक काम करता हूँ मैं चांदी ले लेता हूँ। सर आप मेरे को एक चीज़ बताइए, मेरे को 1 किलो चांदी लेनी है, उसकी रेट क्या है? उन्होंने बोला कि 80,000 रुपये। मतलब वो सोचता है कि यार सोना तो मैं 10 ग्राम ही ले रहा हूँ, फिर भी 80,000 रुपये, चांदी में 1 किलो ले रहा हूँ, फिर 80,000 रुपये। मतलब ये डिफरेंस क्या है? मतलब प्राइस का इतना डिफरेंस। तो क्या वो प्राइस जो डिसाइड हुई ना, वो उन प्रोडक्ट के बेसिस पे डिसाइड हुई। जो गोल्ड है, वो गोल्ड महंगा है, गोल्ड की डिमांड ज़्यादा है पूरी दुनिया के अंदर, वो महंगा है, तो उसकी प्राइस हाई है। और वही सिल्वर है, वो गोल्ड जितना डिमांडेड नहीं है दुनिया के अंदर, तो इसलिए उसकी प्राइस कम है। तो जिसके बेसिस पे प्राइस डिसाइड हो रही है वो होता है हमारा बेस्ट प्रोडक्ट। गोल्ड हमारा बेस्ट प्रोडक्ट है, सिल्वर हमारा बेस्ट प्रोडक्ट है, कि जिसके बेसिस पे हमारी प्राइस डिसाइड हुई है। जो हम प्राइस पे करने वाले, जो कोटेशन उन्होंने हमको दिया, उन्होंने हमको कोटेशन क्या दिया कि भाई 80,000 रुपये दे दो, या तो 10 ग्राम 10 तोला मतलब 10 ग्राम आप सोना ले जाओ, या फिर 1 किलो चांदी ले जाओ। मतलब प्राइस में तो डिफरेंस है, मतलब एक तो है 80 लाख रुपए किलो, एक है 80,000 रुपये किलो। ये प्राइस का जो डिफरेंस जिस बेसिस पे, जिस जिस बेस पे, जिस बेस प्रोडक्ट पे ये डिसाइड हो रही है प्राइस, जो कोटेशन जिस बेस प्रोडक्ट पे डिसाइड हो रहा है, वो जिस बेसिस पे डिसाइड हो रहा है, वो होता है बेस प्रोडक्ट। वही हमारे क्या होती है बेस करेंसी। हमारी जो ये कोटेड करेंसी और जो प्राइस करेंसी होती है, यानी कि जो कोट हो रही है, या फिर जिसकी जो प्राइस के वे में अपन क्या कहते हैं कोट कर रहे हैं कि भाई ये प्राइस है या फिर ये कोटेशन है तुम्हारा, तो वो जिसके बेसिस पे कोट हो रही है, तो वो होती है बेस करेंसी। तो सबसे पहले अपन पढ़ते हैं कोटेड करेंसी क्या होती है, प्राइस करेंसी क्या होती है। जो कोटेड करेंसी होती है ना, द सेकंड करेंसी इन द फॉरेक्स पेयर। जो बेस करेंसी होती है वो तो फर्स्ट पेयर होती है, सेकंड पेयर होती है अपनी कोटेड करेंसी। शो द वैल्यू ऑफ बेस करेंसी। ये बेस करेंसी की वैल्यू शो करते हैं कि बेस करेंसी की वैल्यू क्या है। द एक्सचेंज रेट शो हाउ मच ऑफ द कोटेड ऑफ द कोटेड और अदर करेंसी इज नीडेड टू एक्सचेंज 1 यूनिट ऑफ बेस करेंसी। यानी कि 1 यूनिट ऑफ बेस करेंसी को एक्सचेंज करने के लिए कितने यूनिट्स ऑफ कोटेड करेंसी या प्राइस करेंसी लगेगी। अब अपन बेस करेंसी की डेफिनेशन पढ़ते हैं। द फर्स्ट करेंसी अपेयर इन द फॉरेक्स। जो पहली करेंसी फॉरेक्स में अपेयर होती है ना, वो होती है बेस करेंसी, रिप्रेजेंटिंग द करेंसी विच ब्रोट और सोल्ड, यानी कि जो एक्सचेंज हो रही है। यानी कि एक्शन बेस करेंसी पे लिया जाएगा। एक्शन बेस करेंसी, या तो बेस करेंसी खरीदी जाएगी या बेस करेंसी बेची जाएगी। जो इसकी वैल्यू है वो कोटेड होगी इन प्राइस करेंसी या कोटेड करेंसी, अपन उसको बोल सकते हैं, क्योंकि वो कोट हो रही है। अदर करेंसी जो भी कोट हो रही है वो कोटेड करेंसी है। सिंपली अपन जो एग्जाम में ना, अपन ये दिमाग नहीं लगाएंगे कि कौन सी करेंसी अपन बेस करेंसी माने, कौन सी करेंसी अपन कोटेड करेंसी माने। एक सिंपल सी ट्रिक बता रहा हूं मैं, ये जो मैंने रेड में लिखी हुई है। बेस करेंसी मीन करेंसी दैट इज ऑलवेज अपेयर एज 1 यूनिट और मेंशन पर यूनिट इन कंपेयर विद अनदर यूनिट। यानी कि अगर अपन ऊपर वाले एग्जाम्पल ले, जैसे ये वाला, इसके अंदर आप बता सकते हैं कि बेस यूनिट क्या है। इसके अंदर बेस यूनिट है डॉलर और इसके अंदर बेस यूनिट है रुपीज। क्यों? क्योंकि अभी अपन ने क्या पढ़ा, बेस यूनिट मीन्स द करेंसी दैट इज ऑलवेज अपेयर एज 1 यूनिट और मेंशन पर यूनिट। यानी कि यहाँ पे 1 यूनिट में क्या है, 1 यूनिट में डॉलर है,
यहाँ पे 1 यूनिट में रुपीस है। जो भी करेंसी 1 यूनिट के अंदर डिनोमिनेटेड होगी ना, वो होगी हमारी बेस करेंसी। जो भी करेंसी 1 यूनिट में आएगी, जो भी करेंसी 1 यूनिट में मेंशन होगी या फिर पर यूनिट, जैसे अपन को रेशियो फॉर्मेट दिया हुआ है रुपीस पर डॉलर, रुपीस पर डॉलर, पर ये पर का साइन है, रुपीस पर डॉलर यानी कि $1। तो हमारी बेस करेंसी कौन सी हो गई? हमारी बेस करेंसी डॉलर हो गई। तो वापस पढ़िए, बेस करेंसी मीन द करेंसी दैट इज ऑलवेज अपेयर एज 1 यूनिट और मेंशन पर यूनिट इन कंपेयर विद द अनदर यूनिट। अनदर यूनिट के कंपैरिजन में या तो ये 1 यूनिट में मेंशनड होगी या फिर पर यूनिट में मेंशनड होगी। जैसा आप यहाँ पे देख सकते हैं 1 यूनिट ऑफ रुपीस इतने यूनिट्स ऑफ डॉलर। ये जो डॉलर हमको कोट करा हुआ है वो 1 यूनिट से कम है, 1 यूनिट से कम हो सकता है, 1 यूनिट से ज्यादा हो सकता है, पर जो 1 यूनिट के अंदर है, जो 1 यूनिट में या जो पर यूनिट में गिवन है ना, वो हमारी बेस करेंसी होगी। ठीक है सर, अब अपन आगे देखते हैं, इसके एग्जांपल्स देखते हैं। एग्जांपल जैसे इसके अंदर आप मेरे को बेस करेंसी बताइए। इसके हमारे अंदर हमारी बेस करेंसी होगी पाउंड, क्योंकि पाउंड $1 में। इसके अंदर हमारी बेस करेंसी होगी यूरो, क्योंकि यूरो भी 1 यूनिट के अंदर है। जो भी 1 यूनिट में होगी ना, वो हमारी बेस करेंसी होगी। जो 1 यूनिट के सामने जो कोटेड होगी वो 1 यूनिट से ज़्यादा में भी हो सकती है, वो 1 यूनिट से कम में भी हो सकती है। 1 यूनिट नहीं होगी तो वो हमारी कोटेड करेंसी होगी। सर दोनों ही 1 यूनिट में है तो दोनों ही बेस करेंसी है, ऐसा होता ही नहीं है। दोनों सेम करेंसी 1 यूनिट में आती नहीं है। ठीक है सर, अब अपन बात करते हैं एक्शन और बेस करेंसी। जो भी एक्सचेंज एक्शन होगा, यानी कि बाय या सेल, बाय और सेल डिसीजन ऑलवेज टेकन ऑन बेस करेंसी, हमेशा बेस करेंसी में ही लिया जाएगा। अब अपन करते कन्वर्जन ऑफ करेंसी, यानी कि 1 वे कोट। ये पढ़ते अपन सबसे पहले, व्हेन द करेंसी विच वी वांट टू कन्वर्ट, वो करेंसी जो अपन कन्वर्ट करवाना चाहते हैं, करेंसी विच वी वांट टू कन्वर्ट, मतलब अपन को उसको एक्सचेंज करनी, तो जो करेंसी अपन कन्वर्ट कराना चाहते हैं एंड द बेस करेंसी, और जो बेस करेंसी है वो दोनों सेम है, देन यू नीड टू मल्टीप्लाई द एक्सचेंज रेट टू गेट द कन्वर्टेड अमाउंट। यानी कि जो करेंसी आप कन्वर्ट कराना चाहते हो और जो बेस करेंसी है, बेस करेंसी जो अपन ने सीखा था जो पर यूनिट के अंदर डिनोमिनेटेड है या 1 यूनिट में डिनोमिनेटेड है, तो वो और जो करेंसी आप कन्वर्ट कराना चाहते हो दोनों ही सेम है, तो आप मल्टीप्लाई कर लोगे। फॉर एग्जाम्पल $1 लाख कन्वर्ट इन रुपीस, यानी कि $1 लाख। या तो अपन को $1 लाख का एज ए इंपोर्टर पेमेंट करना होगा, या फिर $1 लाख हमारे पास एक्सपोर्टर के रूप में हमारे पास आ रहे होंगे। तो हमें कन्वर्ट क्या कराना है? हमें कन्वर्ट कराना है $1 लाख। तो ये जो 1 लाख दिए हुए हैं, इसकी करेंसी क्या है? इसकी करेंसी है डॉलर। अब अपन को कोड दिया हुआ है रुपीस पर डॉलर। अपन को कोड क्या दिया हुआ है? रुपीस पर डॉलर, 80 रुपए। तो यहाँ पे डॉलर, यहाँ पे बेस करेंसी कौन सी? यहाँ पे बेस करेंसी अपनी डॉलर, क्योंकि डॉलर 1 यूनिट के अंदर मेंशन्ड है, तो हम डॉलर भी बेस करेंसी है और जो कन्वर्ट कराना चाहते हैं वो भी डॉलर है। दोनों को अपन मल्टीप्लाई कर लेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो $1 लाख मल्टीप्लाई बाई 80 रुपीज तो 80 लाख रुपीज। $1 लाख को कन्वर्ट कराने के लिए अपन को 80 लाख रुपए की जरूरत होगी। या तो हमारे पास $1 लाख आए, अगर हमें एक्सपोर्टर है तो हमको 80 लाख रुपए मिल जाएंगे एक्सचेंज के बाद, या फिर हमें इंपोर्टर है, हमको पेमेंट करना है तो हमें 80 लाख रुपीज लेके जाना पड़ेगा $1 लाख खरीदने के लिए। व्हेन द करेंसी विच यू वांट टू कन्वर्ट, करेंसी जो आप कन्वर्ट कराना चाहते हैं, एंड द बेस करेंसी, बेस करेंसी यानी जो पर यूनिट में करेंसी आर द डिफरेंट, देन यू नीड टू डिवाइड द एक्सचेंज रेट टू गेट द कन्वर्टेड अमाउंट। एग्जाम्पल, अपन को कन्वर्ट कराने वापस $1 लाख, अपन को $1 लाख कन्वर्ट कराने इन पाउंड, अपन को पाउंड में कन्वर्ट कराने $1 लाख। तो कन्वर्ट क्या कराने अपन को? $1 लाख। डॉलर हमारी कन्वर्टेबल अमाउंट हो गई। करेंसी विच वी वांट टू कन्वर्ट क्या है? डॉलर। अब अपन को कोटेशन दिया हुआ है डॉलर पर पाउंड, तो पर पाउंड में क्या है? पाउंड। पाउंड हमारी हो गई बेस करेंसी, तो पाउंड तो हमारी बेस करेंसी, क्योंकि पाउंड पर यूनिट में मेंशन्ड है, और कन्वर्टेबल अमाउंट हमारी जो जिसको कन्वर्ट करानी वो हमारी डॉलर हो गई। दोनों अलग अलग है। इन दैट केस वी विल डिवाइड, हम डिवाइड कर देंगे $1 लाख को अपन डिवाइड कर देंगे पाउंड 1.25 से, तो ये अमाउंट आ जाएगी हमारी पाउंड 80,000। तो इसको हम ऐसे कन्वर्ट करते हैं। अब जो हमारा थर्ड पॉइंट, जो हमारा 7th पॉइंट है, 2 वे कोटेशन। हम सर ऊपर देख रहे थे कि इंपोर्टर है, इंपोर्टर को अगर पेमेंट करना है तो $1 लाख का पेमेंट करना है, वो 80 रुपए के हिसाब से 80 लाख लेके जाएगा, $1 लाख लेगा और पेमेंट कर देगा। एक्सपोर्टर आया, एक्सपोर्टर भी $1 लाख लेके आया,
और उसने 1 लाख डॉलर लिए और 80 के हिसाब से 80 लाख रुपीस हो गए। सर प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसा होता है क्या? नहीं, प्रैक्टिकल लाइफ में क्या ऐसा नहीं होता है। प्रैक्टिकल लाइफ में क्या होता है, आपके ना सेलिंग की प्राइस अलग होती है और बाइंग की प्राइस अलग होती है। ऐसा क्यों? क्योंकि जो भी हम ये डील्स करते हैं ना, एक्सचेंज डील, यानी कि हम क्या कहते हैं, इंपोर्टर तो डॉलर खरीद रहा है और एक्सपोर्टर डॉलर बेच रहा है, यानी कि एक्सचेंज डील, जो भी एक्सचेंज डील करते हैं ना वो बैंक्स करती है। तो बैंक्स के वहाँ पे ना मतलब केवल बैठे रहने के लिए तो है ही नहीं, या फिर वो एनजीओ तो खोला हुआ नहीं उन्होंने। दे आर हियर टू अर्न प्रॉफिट या फिर कमीशन, वो यहाँ पे प्रॉफिट कमाने के लिए, कमीशन कमाने के लिए बैठे हुए। तो वो क्या दो रेट कोट करते हैं। जैसे अपन एग्जांपल के साथ समझते हैं, टू वे कोटेशन, बिड रेट और आस्क रेट। जैसे मान लो उन्होंने 70, अपन गए, उन्होंने बताया कि 79 और 81 उन्होंने कोट करी डॉलर, $1 इक्वल्स टू 79 और 81 उन्होंने ये कोट करी। तो उन्होंने बोला कि हाँ बोलो तुमको क्या करना है। वो बोले कि हमको तो $1 लाख चाहिए। $1 लाख चाहिए तो ठीक है, 81 रुपीज़ दे दो। वो बोला कि नहीं नहीं, हमको तो $1 लाख देने हैं। तो बोले कि ठीक है, 79 रुपीज़ में ले लो। तो बोले कि ऐसा क्यों? मतलब जब हम आपको बेच रहे हैं, आप खरीद रहे हो तो आप तो कम में खरीद रहे हो, और जब आप बेच रहे हो तो महंगे में बेच रहे हो। तो बैंकर बोला कि भाई देख यार, हम यहाँ पे किस लिए बैठे हैं? हम कमाने के लिए बैठे हैं ना, मतलब हम कमीशन खाने के लिए या फिर प्रॉफिट खाने के लिए बैठे हुए। और बैंकर अपने खुद के खर्चे भी निकालेगा, अपने फिक्स एक्सपेंडिचर, अपने वेरिएबल एक्सपेंडिचर भी निकालेगा उस अर्निंग से। तो बैंकर क्या करता है, दो रेट कोट करता है। एक रेट कोट करता है वो जिसमें वो खरीदना चाहता है, यानी कि बैंकर खरीदना चाहता है, यानी बिड लगाता है। एक रेट तो वो कोट करता है जिसके अंदर बैंकर बिड लगाता है, बिड यानी कि वो बाय कर रहा है। एक वो आस्क, यानी कि वो ऑफर करता है कि भाई 81 रुपीज़, हमारे एग्जाम्पल में 81 रुपीज़ वो ऑफर कर रहा है कि इतने में तुम खरीद लो, और 79 में वो बिड लगा रहा है कि इतने में मैं खरीदूंगा। ये जो चीज़ है ना, ये जो नाम दिया हुआ है ना, बिड रेट और आस्क रेट, ये बैंकर के पॉइंट ऑफ व्यू से दिया हुआ है कि बैंकर बिड कर रहा है, बैंकर बिड कर रहा है कि भाई 79 रुपीज़ में दो। बैंकर आस्क कर रहा है आपसे, बैंकर आपसे आस्क कर रहा है कि भाई मैं तो 81 रुपीज़ में बेचूंगा आपको, अगर $1 लाख चाहिए तो 81 लाख रुपीज़ लगेंगे। ठीक है, तो अपन इसको पढ़ते हैं, बिड रेट और आस्क रेट क्या होता है। सबसे पहले बिड रेट, जो सर इन दोनों में ना जो लोअर रेट होती है ना, इन दोनों में जो लोअर रेट होती है ना वो हमेशा बिड रेट होती है। जो लोअर रेट होती है वो हमेशा बिड होती है। वैसे तो बच्चे पूछते कि सर एग्जाम में अगर ऐसे आ गया तो 81 79, वैसे तो नहीं आएगा, वैसे तो नहीं आएगा। अगर आ जाता है आपके डाउट के लिए, तो जो ये 79 है ना, ये क्या है, लोअर है, तो ये हमेशा बिड रेट होगी। यहाँ पे लिखा हुआ है बिड रेट जो हमेशा लोअर रेट होती है, यानी कि इन दोनों में से लोअर रेट कौन सी है, 79। तो जो 79 है ना वो आपकी लोअर रेट है। तो रेट एट विच बैंकर बाय बेस करेंसी फ्रॉम यू, ये लोअर रेट वो रेट होती है जिसमें बैंकर आपसे खरीदता है और आप बेचते हो, और यू सेल द बेस करेंसी टू द बैंक। बैंक ऑलवेज बाय एट द लोअर रेट, बैंक हमेशा लोअर रेट में बाय करता है, लाइक ए शॉपकीपर टू अर्न प्रॉफिट और कमीशन, प्रॉफिट और कमीशन के लिए। अब इसका ट्रिक क्या है याद करने का? याद करने का ट्रिक ये है, बैंकर ऑलवेज बाय, और अगर बैंकर बाय कर रहा है तो यू ऑलवेज सेल। बैंकर ऑलवेज बाय, अगर बैंकर बाय कर रहा है तो यू ऑलवेज सेल एट लोअर रेट, यानी कि बैंकर बाय कर रहा है, आप सेल कर रहे हो, एक ही बात है, एट लोअर रेट यानी कि बिड रेट। तो बैंकर हमेशा सस्ते में खरीदेगा, आप हमेशा महंगे में खरीदोगे, मतलब उल्टा, वो अपन नीचे बात करेंगे। बैंकर हमेशा सस्ते में खरीदेगा, आप हमेशा सस्ते में बेचोगे, तो वो हो गई हमारी बिड रेट, यानी कि ऑलवेज लोअर। इसका इम्पैक्ट क्या है आपके ऊपर? यू गेट लेस व्हेन सेलिंग द करेंसी टू बैंक, आपको ना पैसे कम मिलेंगे, मतलब आपको ना 79 रुपीज़ ही मिलेंगे 1 USD पे, अगर आप बैंक को सेल कर रहे हो तो। यू विल गेट द लेस अमाउंट, आपको कम पैसा मिलेगा अगर आप बैंक को सेल कर रहे हो तो। अब आस्क रेट क्या होता है? रेट एट विच द बैंकर सेल फॉरेन करेंसी टू यू, वो रेट जिसपे बैंकर आपको सेल कर रहा है। यू बाय द बेस करेंसी फ्रॉम द बैंक, आप ना बैंक से बैंक बेस करेंसी बाय कर रहे हो। बैंकर ऑलवेज सेल हायर रेट फ्रॉम यू लाइक ए शॉपकीपर टू अर्न प्रॉफिट, बैंकर हमेशा हायर रेट में बेचेगा। अब इसकी ट्रिक क्या याद करने की? बैंकर सेल, अगर बैंकर सेल कर रहा है, यू ऑलवेज बाय, बैंकर ऑलवेज सेल, यू ऑलवेज बाय एट द रेट हायर रेट। तो बैंकर सेल ऑलवेज हायर, कस्टमर बाय ऑलवेज हायर, आस्क रेट। इम्पैक्ट ऑन यू, यू हैव टू पे व्हेन बाइंग द करेंसी फ्रॉम बैंक 81 रुपीज़। जब आप USD बेच रहे थे तो आपको 79 ही मिल रहे थे हमारे एग्जाम्पल में, और अभी आप 1 यूनिट ऑफ फॉरेन करेंसी सेल कर रहे हो तो आपको कम मिल रहे थे 79, अभी आप खरीद रहे हो तो आपको ज़्यादा पे करना पड़ रहा है। तो
यू पे मोर व्हेन बाइंग द करेंसी फ्रॉम द बैंक। तो एक बार फटाफट रिवाइज कर लेते हैं अपन इस चीज को। इन शॉर्ट, बैंकर बाय ऑलवेज लोअर, कस्टमर सेल ऑलवेज लोअर, बैंकर सेल ऑलवेज हाई, कस्टमर बाय ऑलवेज हाई, आस्क रेट। इम्पैक्ट भी अपन ने पढ़ लिया। अब बैंकर का गेन होता है इसके अंदर, बैंकर का गेन होता है इसके अंदर ड्यू टू स्प्रेड। ये जो अमाउंट दी हुई है ना 81 माइनस 79, यानी कि उसने क्या करा, उसने 81 रुपीज में तो बेचा और 79 में खरीदा, तो इसकी वजह से क्या हुआ, उसको स्प्रेड हुआ। तो जो ये 2 रुपीज का स्प्रेड हुआ इसको, तो बैंकर ना हमेशा गेन में रहता है। बैंकर ऑलवेज गेन, बैंकर हमेशा गेन में रहता है। बैंकर ऑलवेज गेन ड्यू टू स्प्रेड, कस्टमर ऑलवेज गेट लेस ड्यू टू बैंकर स्प्रेड। कस्टमर को हमेशा कम ही मिलता है ड्यू टू बैंकर स्प्रेड। अब स्प्रेड क्या होता है, द डिफरेंस बिटवीन आस्क रेट एंड बिड रेट, इट इज द इनकम ऑफ बैंकर। ये बैंकर की इनकम होती है। जैसे कि 79 में उसने बेचा था, 81 में उसने खरीदा था, यानी कि 2 रुपये उसकी इनकम हो गई। यानी कि सस्ते में खरीदा, महंगे में बेच दिया, तो 2 रुपये उसकी इनकम हो गई, वही स्प्रेड है। और जो स्प्रेड परसेंटेज निकालना होता है, स्प्रेड परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला होता है आस्क रेट, यानी कि आपने जितने में बेची माइनस बिड रेट, जितने में आपने खरीदी, डिवाइड बाय बिड रेट, मल्टीप्लाई बाय 100, अगर आपको परसेंटेज टर्म में निकालना है तो। हाँ, तो जितने में आपने खरीदी और जितने में आपने बेची, उसका जो डिफरेंस है उसको आप डिवाइड कर दो कि जितने में आपने खरीदी। ऐसे स्टडी मेट का ये फॉर्मूला है। तो स्प्रेड परसेंटेज आस्क माइनस बिड डिवाइड बाय बिड रेट मल्टीप्लाई बाय 100, परसेंटेज टर्म्स में निकालना है। तो अब अपन बात करते हैं, अपन ने टू वे कोटेशन देख लिया। अब अपन बात करते हैं कि अब इनको ना अपन को कन्वर्ट करना हो डायरेक्ट कोट को इनडायरेक्ट कोट में, इनडायरेक्ट कोट को डायरेक्ट कोट में। अपन ना वन वे कोटेशन में भी बता देता हूँ। वन वे कोटेशन में अगर अपन को अपन को कन्वर्ट करना हो, जैसे ये वन वे कोटेशन है, अब ना अपन को दिया हुआ है $1 इक्वल्स टू ₹80। इसको अगर अपन को ना, ये डायरेक्ट कोटेशन दिया हुआ है, अगर अपन को इसको इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करना है ना, अपन को क्या कन्वर्ट करना है, अपन को रुपीज में कन्वर्ट करना है। तो अपन को रुपीज इधर ही रहने देंगे, 80 इधर चला जाएगा। तो ये इक्वेशन ऐसे बन जाएगी, रुपीज इक्वल्स टू $1 डिवाइड बाई 80, यानी कि $0.0125। 1 रुपीज इक्वल्स टू $0.0125। ये हम कन्वर्ट करते हैं डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में, इनडायरेक्ट को डायरेक्ट में, यानी कि इन्वर्सल कर देते हैं, 1 से डिवाइड कर देते हैं। लॉजिक मैंने आपको बता दिया। अब अपन बात करते हैं इन्वर्सल ऑफ बिड रेट बिकम आस्क और इन्वर्सल ऑफ बिकम बिड, इन्वर्सल ऑफ आस्क बिकम बिड। हाँ, अब टू वे कोटेशन में अपन बात करते हैं। अगर अपन ना टू वे कोटेशन में ना जो डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में, इनडायरेक्ट को डायरेक्ट में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो उसके अंदर होगा क्या, इन्वर्सल ऑफ बिड, यानी कि जो बिड है इसका अपन ने इन्वर्सल कर दिया, यानी कि अपन ने डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में कन्वर्ट कर दिया, तो वो तो बन जाएगा आस्क। और इन्वर्सल ऑफ आस्क, ये आस्क रेट है, इसको अपन ने कन्वर्ट कर दिया है, इन्वर्स कर दिया, वो बन जाएगा आपका बिड। तो वापस पढ़िए, इन्वर्सल ऑफ बिड, ये बिड है, इसका इन्वर्सल करा, बिकम आस्क, ये तो बन गया आस्क। इन्वर्सल ऑफ आस्क बिकम बिड, ये बन गया। अब इसके पीछे का मैं आपको लॉजिक बता देता हूँ। मैंने ऊपर बात करी थी कि जो लोअर रेट होती है, जो लोअर रेट होती है वो हमेशा हमारी बिड रेट होती है, जो हायर रेट होती है वो हमेशा हमारी आस्क रेट होती है। तो इसमें से मेरे को बताइए लोअर रेट कौन सी है डायरेक्ट कोटेशन में। 80 रुपये हमारी लोअर रेट है और 82 रुपीज़ हमारी हायर रेट है। तो ये बिड और आस्क जैसा होना चाहिए वैसा दिया हुआ है। अगर हम 1 से डिवाइड करते हैं 80 को, तो हमारा आंसर ये आता 0.0125, और 82 को 1 से डिवाइड करते हैं तो हमारा आंसर ये आता। अब मेरे को ये बताइए कि इसमें से हायर कौन सी, लोअर कौन सी है। तो लोअर तो सर ये 0.0122 है, यानी कि डिवाइड करने के बाद जो हायर थी वो लोअर हो गई 1 से डिवाइड करने के बाद, तो वो ऑटोमेटिकली हमारी बिड रेट हो गई। और जो हायर, जो लोअर रेट थी ₹80, वो 1 से डिवाइड होने के बाद वो हायर हो गई, तो हायर हमारी आस्क रेट होती है। इसके पीछे का मैंने लॉजिक भी आपको बता दिया। तो इन्वर्सल ऑफ बिड बिकम आस्क हो जाता है, यानी 80 हमारा जो बिड था वो आस्क हो जाएगा, 82 हमारा जो आस्क था वो हमारा बिड हो जाएगा। ठीक है सर। अब बात करते हैं अपन आईसीआई किस किस तरीके से बिड और आस्क रेट को प्रेजेंट करता है एग्जाम के अंदर। तो सबसे पहले रिप्लेस द, ये जो फॉर्मेट है ना, इसका नाम दिया है मैंने लास्ट डिजिट फॉर्मेट। इसके अंदर आईसीआई क्या करता है, आपको लास्ट कुछ डिजिट दे देता है। जैसे एग्जांपल से समझते हैं अपन। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। रिप्लेस द लास्ट डिजिट एंड कीप अ लेट डिजिट सेम एज बिड रेट। हमेशा ना आपको ना कोई भी डिजिट दिया हुआ होगा ना, तो आपको बिड रेट की तो फुल अमाउंट दी हुई होगी, आस्क रेट की केवल पीछे जो चेंजेस हो रहा है केवल वही दिया हुआ होगा।
आज से रेट का आपका जो पीछे का चेंज है बस वही दिया हुआ होगा। जैसे अपन ये एग्जांपल देखते हैं, फर्स्ट एग्जांपल, जैसे आपको दिया हुआ है $1 इक्वल्स टू ₹80.5025, ये तो बिड हो गई हमारी, और 80.5075 ये हमारी आस्क हो गई। तो जो हमारी बिड हुई है, तो वो बिड तो सेम टू सेम रह गई। जो हमारी आस्क है, तो आस्क में ये क्या है, 50 तो सेम है, ये देखिए 50, पर 25 चेंज हो रही है, तो ये 75 में आ गया। वापिस समझिए सर, हमको क्या कोटेशन दिया हुआ है आस्क और बिड का, 80.5025, 80.5075। तो इसको अगर अपन ने कन्वर्ट करा लास्ट डिजिट फॉर्मेट में, तो 80.5025/75, जो लास्ट में जो डिफरेंस वाली अमाउंट थी ना, जो मैच नहीं हो रही थी, बस वही लिखी है हमने। बाकी जो आगे की 80.50, 80.50 दोनों में सेम थी। ठीक है सर। अब अपन बात करते हैं अलग अलग एग्जाम्पल्स की। जैसे ये पहला एग्जाम्पल है, पहला एग्जाम्पल लेते हैं। इधर दिया हुआ है $1 इक्वल्स टू ₹79.10/70। तो इसको आप सोल्व करके बताइए। तो अपन इसको रिप्लेस कर देंगे, तो 79.10/79.70। अब सेकंड सर, ये देखिए, ये तो सर आस्क और बिड जैसे ऐसे देना चाहता था ना, वैसे दिए। इसमें तो अपन रिप्लेस करेंगे ही नहीं। क्यों सर, देखिए ना आप, 79.70 दिया हुआ है और 80 दिया हुआ है। बिड कम है, आस्क ज्यादा है, और ज्यादा डिफरेंस भी नहीं है। नहीं सर, अगर ये ऐसे दिया हुआ होता ना, 79.70, 80.00, यानी कि डेसिमल के बाद भी उतनी ही डिजिट दी हुई होती, चाहे वो 00 में होती जितनी बिड रेट में। तो ये लास्ट डिजिट फॉर्मेट नहीं होता, रिप्लेसेबल डिजिट फॉर्मेट नहीं होता। पर आप मेरे को ये फॉर्मेट देख के बताइए कि यहाँ पे पॉइंट के डेसिमल के बाद कोई 00 है क्या, या डेसिमल के बाद कोई यूनिट है क्या? नहीं। तो ये हमारी होगी लास्ट डिजिट यूनिट। तो जो 79.70 है ना, तो लास्ट डिजिट को अपन रिप्लेस कर देंगे। ये कितनी यूनिट है? ये 2 यूनिट है। तो इन 2 यूनिट्स अपन रिप्लेस कर देंगे, तो हमारा आंसर हो जाएगा 79.70, 79.80। ये जो हमारा पहला आंसर आया था 79.70 और 80, ये गलत आंसर था। अब आते हैं सर अपन लास्ट एग्जाम्पल पे। सर ये एग्जाम्पल देखिए, 79.70/40। सर अगर अपन 40 को रिप्लेस करते तो ये तो 79.70/79.40 हो जाएगा। यानी कि अब ये बिड रेट हो जाएगी, ये आस्क रेट हो जाएगी। नहीं, मैंने आपको जब ये कॉन्सेप्ट चालू हुआ था तभी बोला था कि रेट हमेशा बिड रेट दी हुई होगी आपको, और आस्क रेट का लास्ट डिजिट दिया हुआ होगा। मतलब सर आस्क डिजिट छोटा हो गया? नहीं, इसके अंदर होगा क्या कि अगर ये करेंसी इस वे में आ रही है कि आस्क डिजिट छोटी हो जाए, तो अपन जो इधर वाली यूनिट होगी ना, उसमें 1 प्लस कर लेंगे। जैसे इसके अंदर 79.40, अब ये हो जाएगा 80.40। तो जो हमारा आंसर होगा वो होगा 79.70 और 80.40। ये हमारा करेक्ट आंसर होगा, और ये हमारा रॉन्ग आंसर होगा। ठीक है, एक एग्जाम्पल और लेते हैं। यहाँ पे तो हमने 2 डिजिट ही लिए। मान लो अगर 3 डिजिट हो, तो जैसे 79.0125/150। तो इस केस में क्या करेंगे? इस केस में देखिए आप, कितने डिजिट है ये 3 डिजिट है ना। इन 3 डिजिट को लास्ट के 3 डिजिट से रिप्लेस कर देंगे, तो ये हो जाएगा 79.0150। तो ये हो गया 79.0125, 79.0150। ठीक है सर, आई होप दिस इज क्लियर नाउ। अब सर अपन बात करते हैं, अगर अपन को आस्क और बिड और आस्क दोनों दिया हुआ है, तो सबसे पहले अपन को चूज कैसे करना है, और अगर अपन ने चूज कर लिया तो उसको कन्वर्ट कैसे करना है। तो इसकी टोटल 5 स्टेप होती है। अपन इस 5 स्टेप में बात करेंगे। 1 वे कोर्ट में अपन ने बात करी थी कि अगर 1 वे कोर्ट है, उसमें अगर अपन को कन्वर्जन करना है, तो बिड और आस्क अपन को कोई चूज करने की दिक्कत नहीं थी। अपन ने डायरेक्ट क्या कहते हैं, बेस करेंसी देखी, हाँ ये बेस करेंसी है। अपन ने देखा ये अमाउंट कन्वर्ट होने वाली है, वो देखी। अगर दोनों सेम है, अपन ने मल्टीप्लाई कर दिया, दोनों अलग अलग है, तो अपन ने डिवाइड कर दिया। अब इस केस में अगर बिड और आस्क अगर दोनों दी हुई है, और अपन को कन्वर्टेबल अमाउंट भी दी हुई है कि कन्वर्ट करना है, तो अपन उस केस में क्या करेंगे? उस केस में टोटल अपन को 5 स्टेप फॉलो करनी है। पर इन 5 स्टेप के अंदर ऐसा सीन है सर कि आपको ना ये एग्जाम में लिख के नहीं करनी है। दिस इज ऑल ऑन योर माइंड। आपको बस ऐसे दिमाग में कैलकुलेशन करनी है। आप ना 1 या 2 ये दोनों एग्जाम्पल प्रैक्टिस करोगे ना, तो ऑटोमेटिकली आपसे होने लग जाएगा। तो सबसे पहले अपन ये 5 स्टेप पढ़ लेते हैं। सबसे पहले अपन को स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिख देना है। स्टैंडर्ड फॉर्मेट में कैसे? लेफ्ट हैंड साइड में अपन लिख देंगे जो भी करेंसी 1 यूनिट के अंदर होगी। जैसे कि ये वाला एग्जांपल, अपन लेफ्ट हैंड साइड में क्या लिख देंगे? जो भी करेंसी 1 यूनिट बेसिस में, यानी कि जो बेस करेंसी है ना, वो लेफ्ट हैंड साइड में लिख देंगे। फिर सेकंड अपन आइडेंटिफाई कर लेंगे कि कौन सी बेस यूनिट है, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड में अपने चली गई, यानी कि जो 1 यूनिट में होगी वही लेफ्ट हैंड साइड में गई, जो कि अपन ने पहले लिखा।
या जो पर यूनिट में होगी वही लेफ्ट हैंड साइड में गई होगी, तो वो हमारी बेस करेंसी है। तो पहली स्टेप के अंदर ही दोनों स्टेप कंप्लीट हो जाती है हमारी, कि जो 1 यूनिट में वही बेस करेंसी है और जो 1 यूनिट में अपन उसको लेफ्ट हैंड साइड में लिख देंगे। अब व्हाट इज आर एक्शन ऑन द बेस करेंसी। हाँ, अब अपन को ये फाइंड आउट करना है कि बेस करेंसी अपन खरीद रहे या बेच रहे। अपन जो बेस करेंसी का एक्सचेंज कर रहे, अपन बेस करेंसी खरीद रहे या बेच रहे। इंपोर्टर क्या करेगा, मान लो अगर डॉलर की रेट दी हुई है तो इंपोर्टर क्या करेगा, इंपोर्टर डॉलर को परचेज करेगा, पर एक्सपोर्टर तो डॉलर को सेल करेगा ना। मतलब अगर दो अलग अलग इंडिविजुअल है, दोनों की जरूरतें भी अलग अलग हो सकती है। तो अपन को पता करना है कि जो बेस करेंसी अपन वो बाय कर रहे हैं या अपन बेस करेंसी अपन सेल कर रहे हैं। तो अपन यहाँ पे ना गोल्डन रूल अप्लाई करेंगे। एक बार अपन ने फाइंड आउट कर लिया कि अपन बाय कर रहे हैं या सेल कर रहे हैं, फिर अपन गोल्डन रूल लगाएंगे। गोल्डन रूल क्या लगाएंगे अपन, कि अगर अपन बाय कर रहे हैं तो हायर रेट पे करेंगे। क्यों, क्योंकि बैंक ज्यादा में बेचेगा ना अपन को, वी आर द कस्टमर्स, तो बैंक अपन को ज्यादा में बेचेगा, तो अपन बाय करेंगे हायर रेट में। और अगर अपन सेल कर रहे हैं, अगर अपन एक्सपोर्टर है सेल कर रहे हैं, तो अपन को लोअर रेट में करनी पड़ेगी, यानी कि बिड रेट में करनी पड़ेगी। और बाय कर रहे हैं तो आस्क रेट में करनी पड़ेगी। ये एक गोल्डन रूल था अपना। और फिर अगर अपन कन्वर्ट करेंगे तो वही डिवाइड मल्टीप्लाई रूल, कि अगर बेस करेंसी और कन्वर्टेबल करेंसी दोनों सेम है तो दोनों को मल्टीप्लाई कर लो। अगर बेस करेंसी और कन्वर्टेबल करेंसी दोनों अलग अलग है तो दोनों को डिवाइड कर लो। अब अपन फटाफट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो सबसे पहले अपन क्वेश्चन देखते हैं। पहला एक एग्जांपल है, राजू, वही पैसा ही पैसा होगा वाला राजू। तो राजू हैज टू पे US $10,000। राजू को क्या करना है, US बेस्ड पार्टी को $10,000 का पेमेंट करना है। तो राजू को कितने रुपए की जरूरत होगी, और ये अपन को कोटेशन भी दिया हुआ है। तो सबसे पहले अपन ना फॉर्मेट में लिख देंगे। यहाँ पे डॉलर क्या है, डॉलर पर यूनिट में है। डॉलर क्या है, पर यूनिट में, तो $1 इक्वल्स टू 79.81। ये देखिए $1 इक्वल्स टू 79.179/81। ये हमारा बिड रेट, ये हमारी आस्क रेट, और $1। तो यहाँ पे डॉलर जो है 1 यूनिट में दिया हुआ है, तो डॉलर 1 यूनिट या पर यूनिट में दिया हुआ है, तो हमारी बेस करेंसी क्या हो गई, हमारी बेस करेंसी डॉलर हो गई। अब अपन को एक्शन पता करना है कि अपन बेस करेंसी पे एक्शन क्या लेने वाले। तो राजू को क्या है, राजू को जरूरत है किसकी, $10,000 की। अगर राजू को जरूरत है $10,000 की, तो वो डॉलर बाय करेगा, वो डॉलर बाय करेगा। तो बेस करेंसी जो कि डॉलर है, अगर वो उसको बाय करेगा तो किस रेट पे करेगा, कम वाली रेट पे करेगा या ज्यादा वाली रेट पे करेगा। तो राजू उसको ज्यादा वाली रेट पे बाय करेगा, क्योंकि बैंकर ज्यादा वाली रेट पे सेल करेगा। तो अपन 79 और 81 में से 81 चूज कर लेंगे। अब अपन कन्वर्ट करेंगे। अब मेरे को एक चीज बताओ, ये जो $10,000 है और जो हमारी बेस करेंसी जो कि डॉलर है, एक तो $10,000 जो हम कन्वर्ट कराना चाहते हैं और जो हमारी बेस करेंसी जो कि डॉलर है, दोनों सेम है, तो अपन मल्टीप्लाई कर लेंगे, जो अपन वन वे कोर्ट में देखते थे। तो हमारे टोटल राजू को $10,000 पे करने के लिए 8,10,000 रुपीज पेड करने पड़ेंगे। ठीक है सर। अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं अपन। एक यूके बेस्ड पर्सन है, पहले तो वो इंडिया का था राजू, अब यूके बेस्ड पर्सन है। अब उसको $10,000 चाहिए पेमेंट के लिए, वो US बेस्ड पार्टी को। तो उसको कितने पाउंड की रिक्वायरमेंट होगी $10,000 बाय करने के लिए। यानी कि बाय क्या करना है अपन को बाय करना है डॉलर, यानी कि अपन को बाय क्या करना है, डॉलर बाय करना है, यानी कि अपन को डॉलर को कन्वर्ट करना है। ठीक है। और अपन को कोटेशन दिया हुआ है डॉलर पर पाउंड, यानी कि पर पाउंड में क्या है, यहाँ पे पर पाउंड में हमारा यूरो है। तो जो यूरो है ना, वो हमारा पर यूनिट में दिया हुआ है, 1 यूनिट में दिया हुआ है। तो बेस करेंसी क्या हो जाएगी, मैंने ऊपर बोला था कि जो 1 यूनिट में है वो हमारी बेस करेंसी, तो हमारी पाउंड जो होगी 1 यूनिट में है, तो हमारी बेस करेंसी पाउंड हो जाएगी। तो कोटेशन अपन स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिख देंगे, 1 पाउंड इक्वल्स टू $1.25 बिड, और हमारी 1.30 हमारी आस्क। बेस करेंसी हमारी क्या है, बेस करेंसी हमारी पाउंड है। अब अपन एक्शन देखेंगे कि बेस करेंसी पे एक्शन क्या है। तो हमारी वापस ऊपर बात हुई थी कि अगर अपन एक करेंसी बाय कर रहे हैं तो बाय डिफॉल्ट दूसरी करेंसी अपन सेल कर रहे हैं, और एक करेंसी सेल कर रहे हैं तो दूसरी करेंसी अपन बाय कर रहे हैं। तो यहाँ पे अपन को बाय करनी है क्या, अपन को बाय करनी है $10,000। पर एक्शन क्या लेना है अपन को, एक्शन अपन को बेस करेंसी पे लेना है, एक्शन हमें बेस करेंसी पे लेना है। तो बेस करेंसी अपन क्या करेंगे, अदर करेंसी अगर अपन बाय कर रहे हैं तो बेस करेंसी अपन सेल कर रहे हैं। एक्शन ऑन बेस करेंसी, दैट पर्सन want to buy $10,000 but pound being a base currency that person will sell the base currency, क्योंकि एक्शन हमेशा बेस करेंसी पे लिया जाता है। तो इफ वन करेंसी इज बीइंग ब्रोट अनदर इज बीइंग सोल्ड, एक करेंसी अगर खरीद रहे तो दूसरी बेच रहे। गोल्डन रूल, अब वो पाउंड को सेल कर रहा है और पाउंड उसकी बेस करेंसी है और पाउंड को वो सेल कर रहा है, तो ज्यादा पे सेल करेगा कम पे सेल करेगा। बैंकर्स का रूल क्या है, बैंकर क्या कम में खरीदते और अपन
बेच रहे तो अपन कम में बेचेंगे, तो अपन कौन सी रेट लेंगे, अपन बिड रेट लेंगे, तो बिड रेट अपन कम वाली लेंगे। और फिर अपन ने बिड रेट भी ले ली, अपन ने बेस करेंसी फाइंड आउट कर ली, और अपन को क्या कन्वर्ट कराना अपन ने वो भी देख लिया। अब फाइनल स्टेप है अपनी, वी वॉन्ट टू कन्वर्ट $10,000। अपन कन्वर्ट क्या कराना चाहते हैं, अपन कन्वर्ट कराना चाहते हैं $10,000, क्योंकि $10,000 अपन खरीदना चाहते हैं। और बेस करेंसी जो कि पाउंड में है, दोनों अलग अलग है। $10,000 डॉलर के अंदर है और अपनी बेस करेंसी पाउंड है, दोनों अलग अलग है। जब बेस करेंसी और कन्वर्टेबल अमाउंट दोनों अलग अलग होती है तो हम डिवाइड करते हैं, तो हमको $10,000 खरीदने के लिए 8,000 पाउंड की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है सर, अपन अब आगे बात करते हैं इंटरबैंक रेट और मर्चेंट रेट्स क्या होता है। इंटरबैंक रेट और मर्चेंट बैंक रेट क्या होता है सर, होता क्या है कि बैंकर जो होते हैं ना, यूजुअली ऐसा नहीं होता है कि आप गए बैंक में और आपने बोला कि डॉलर चाहिए, तो बोला कि हाँ डॉलर अंदर पड़ी है, वो अंदर से लेके आते हैं, आपको भेज देते हैं। मोस्टली ऐसा होता है। पर सर होता है क्या कि डॉलर कॉमन करेंसी हो गई, पाउंड कॉमन करेंसी हो गई, यूरो कॉमन करेंसी हो गई, कि डीलर्स के पास इजीली अवेलेबल हो जाती है। पर बहुत बार क्या होता है कि जो अदर करेंसी जो कि इजीली अवेलेबल हो नहीं पाती है किसी भी बैंकर्स के पास, तो बैंकर ना, और या फिर जितनी फ्रीक्वेंटली ट्रेड नहीं होती, तो बैंकर वो क्या अपने पास नहीं रखता है। एक एग्जांपल लेते हैं, मान लो एक बैंक है, बैंक ए और एक है बैंक बी, एक है बैंक ए, एक है बैंक बी। बैंक ए के यहाँ पे सबसे ज़्यादा यूएस डॉलर आते और जाते हैं, मतलब यूएस डॉलर सबसे ज़्यादा एक्सचेंज होते हैं। और जो बैंक बी है वहाँ पे सबसे ज़्यादा जो पाउंड्स है वो सबसे ज़्यादा एक्सचेंज होते हैं, यानी कि पाउंड सबसे ज़्यादा खरीदे बेचे जाते हैं। मान लो हुआ क्या, जो बैंक बी है वहाँ पे एक दिन एक आदमी चला गया जिसको डॉलर चाहिए था। बैंक बी एक आदमी चला गया जिसको डॉलर चाहिए था, पर बैंक बी के यहाँ पे यूजुअली क्या पाउंड का ट्रांजेक्शन ज़्यादा होता है। अब बैंक बी के पास नया कस्टमर आया है, मान लो सर आप सीए बन जाते हो, आप प्रैक्टिस चालू करते हो या बिजनेस करते हो, और आपके पास कोई नया कस्टमर आएगा, मान लो वो सर्विस आप प्रोवाइड नहीं कराते हो, तो क्या कस्टमर को जाने दोगे क्या? नहीं, आप बोलोगे अरे बैठो बैठो, आप ना वो काम तो ले लोगे, भले आप बाहर से आउटसोर्स कर दो या किसी और से करवा दो वो काम, वो बात अलग है। वैसे होता है क्या कि कोई दुकानदार होता है, अगर दुकानदार के पास कोई ग्राहक चला गया, उसके पास कोई सामान नहीं है, तो दुकानदार क्या बोलता है, अरे 2 मिनट बैठो बैठो, हमारे ये सामान के गोदाम में पड़ा है, तो हम गोदाम से लेके आते हैं। गोदाम में कुछ ही पड़ा नहीं होता है, वो क्या मार्केट से जाके खरीद के ले आते और बाद में सेल कर देते हैं। तो सब वही होता है हमारे इंटरबैंक रेट्स, इंटरबैंक ट्रांजेक्शन्स में। इसमें होता है क्या कि एक बैंक अगर उसके पास कोई पर्टिकुलर करेंसी है नहीं और कोई बायर खरीदने आया, तो इंटरबैंक से लाके खरीद के उसको बेच देगा। या फिर कोई एक बायर, कोई एक सेलर उसको कोई फॉरेन करेंसी सेल करके क्या, बट उसकी क्या फ्रीक्वेंटली यूज़ होती नहीं है, फ्रीक्वेंटली उसके इतने बायर्स आते नहीं, तो वो इंटरबैंक में जाके उसको बेच देगा, क्योंकि वो अपनी वर्किंग कैपिटल उसको ब्लॉक करेगा, वर्किंग कैपिटल को। तो इंटरबैंक रेट्स क्या होती है, इंटरबैंक रेट्स क्या होते हैं, दिस इज द एक्सचेंज रेट दैट बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन यूज व्हेन दे ट्रेड करेंसी विद ईच अदर। एग्जांपल, इफ बैंक ए एक्सचेंज यूएसडी टू यूरो विद बैंक बी, दे यूज द इंटरबैंक रेट्स। यानी कि बैंक ए अगर बैंक बी के साथ कोई एक्सचेंज कर रहा है तो वो इंटरबैंक रेट्स पे एक्सचेंज करेगा, उनकी अपनी अलग से रेट चलती है। यहाँ पे आपको ना क्वेश्चन में ना कॉन्ट्रैक्टेड रेट और रेट बुक विद कस्टमर भी दिया हुआ होगा। ये कभी भी आपकी इंटरबैंक रेट्स नहीं होती, ये आपकी हमेशा कस्टमर रेट्स ही होती है। ठीक है सर, आपको एग्जांपल समझ में आया। अब अपन बात करते हैं मर्चेंट रेट या फिर कस्टमर रेट के बारे में। सर इस रेट का आप ना मेरे को ना एक एग्जांपल के थ्रू समझाओ कि रेट होती क्या है और इसको अपन निकालते कैसे हैं। आपने इंटरबैंक रेट तो बता दिया कि इंटरबैंक रेट क्या होती है, अब हमको बताइए मर्चेंट या फिर कस्टमर रेट्स क्या होती है। इंटरबैंक रेट यानी कि जहाँ पे बैंक आपस में जिस रेट पे एक बैंक दूसरे बैंक के साथ एक्सचेंज ट्रांजेक्शन करता है। जो कस्टमर रेट्स होती है, यहाँ पे बैंक कस्टमर के साथ ट्रांजेक्शन करता है, पर इसके अंदर ना ये एक रेट निकालने का, अगर इंटरबैंक रेट दी हुई हो ना तो एक फॉर्मूला होता है। अगर आपको बिड रेट निकालनी है तो इंटरबैंक बिड रेट से आप एक्सचेंज मार्जिन माइनस करोगे। अगर आपको ना क्या कहते हैं आस्क रेट निकालनी है कस्टमर रेट की, तो आप इंटरबैंक रेट के अंदर एक्सचेंज मार्जिन ऐड करोगे। इंटरबैंक आस्क रेट में आप एक्सचेंज मार्जिन ऐड करोगे। तो सर ये एक एग्जांपल के थ्रू आप समझाइए। ठीक है, एक एग्जांपल से अपन समझते हैं। मान लो एक कस्टमर आया और कस्टमर को क्या करना था, कस्टमर को क्या कहते हैं सेल करना था, कस्टमर को सेल करना था डॉलर, कस्टमर को डॉलर सेल करना था। तो बैंक के पास गया वो,
तो बैंक बोला कि आप 2 मिनट रुको, मैं एक बार ना रेट पूछ के आता हूँ कि मार्केट में रेट क्या चल रही है, फिर मैं आपसे खरीदता हूँ। तो जो बैंक ए था वो इंटर बैंक में गया और उसको पता चला कि डॉलर 80 रुपए के अंदर वो बेच सकता है। इंटर बैंक में कितने रुपए में बेच सकता है? 80 रुपए में। तो बोला कि यार ठीक है, मतलब मैं कस्टमर से खरीद लेता हूँ, यहाँ पे आके 80 में बेच दूंगा। तो मेरे को एक चीज बताओ, बैंकर क्या करता है? बैंकर पैसा कमाने के लिए बैठा हुआ है, तो वो कुछ मार्जिन तो कमाएगा ना। पहले तो वो आस्क और बिड में से जो कमाया था, प्रॉफिट कमाया था, कमीशन कमाया था, वो तो स्प्रेड कमा रहा था। उसके अलावा बैंकर एक और मार्जिन कमाता है, एक्सचेंज मार्जिन। तो वो कस्टमर के पास आएगा, कस्टमर को बोलेगा कि हाँ मैं खरीदने को तैयार हूँ 79.30 में, यानी कि उसने ना 0.70 पैसे में कम खरीदा, उतने में जितने में वो बेच सकता था। वो कस्टमर से कितने में खरीदेगा? वो कस्टमर से खरीदेगा 79.30 में, और आगे कितने में बेच देगा? वो आगे बेच देगा 80 रुपए में। तो उसको कितने का प्रॉफिट हो गया, या कितने एक्सचेंज मार्जिन का प्रॉफिट हो गया? उसको 70 पैसे का मार्जिन का प्रॉफिट हो गया। तो ये जो मार्जिन होता है ना, ये बिड रेट में से लेस होता है। कारण बिड रेट क्या होती है? बिड रेट अपन कस्टमर से परचेज कर रहे, और अगर अपन परचेज कर रहे और फिर अपन सेल कर रहे, तो सेम रेट में खरीद के तो सेम रेट में बेचेंगे नहीं, कुछ ना कुछ तो मार्जिन कमाएंगे ना। तो जिस रेट में अपन बेचने वाले हैं उसमें से अपन कुछ मार्जिन कम करके, यानी कि मार्जिन अपने बैंक के पास रह जाए, यानी कि 80 रुपए में से ये 70 पैसे बैंक के पास रह जाए, तो वो माइनस करके अपन कम में खरीदेंगे ना कस्टमर से। कस्टमर को ये थोड़ी ना बोलेंगे कि भाई 81 में, अपन 1 रुपए का अपने लॉस थोड़ी ना करेंगे, अपन तो थोड़ा सा मार्जिन रखेंगे अपने पास। तो अगर इंटरबैंक रेट में 80 रुपए चल रही है, तो उससे कम में, यानी कि 70 पैसा कम में अपन कस्टमर से खरीद लेंगे। मतलब 70 पैसा अपने एग्जाम्पल में वो कुछ भी हो सकता है, आपको क्वेश्चन में गिवन होगा। अब दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। अगर कस्टमर को नीड है, कस्टमर खरीदने आया है डॉलर, और वो बोला कि ठीक है भाई तुम बैठो, मैं गोदाम से डॉलर लेके आता हूँ, वही शॉपकीपर वाला एग्जाम्पल, उसके पास अवेलेबल था नहीं। तो वो इंटर बैंक में गया और उसने पूछा कि अगर मेरे को $1 खरीदनी हो तो मेरे को कितने में मिलेगा $1? तो बोला कि 80 रुपए मिल जाएगा। वो सोचा कि अगर मैं यहाँ से $1 80 रुपए में खरीद के जाता हूँ और मैं उसको 80 में बेच देता हूँ, तो मेरे को तो प्रॉफिट ही नहीं हुआ। तो वो क्या करेगा, जितने में वहां से खरीदेगा, जितने में वहां से खरीदेगा उसके अंदर कुछ मार्जिन ऐड कर लेगा, उसमें कुछ मार्जिन ऐड कर लेगा। तो जब वो सेल करेगा कस्टमर को, तो वो कस्टमर को उस मार्जिन को ऐड करके सेल करेगा। मान लो उसने 80 पैसा मार्जिन ऐड कर लिया, तो टोटल वो 80 रुपए 80 पैसे के अंदर कस्टमर को सेल करेगा। तो जब वो कस्टमर से बाय कर रहा है तो वो और सस्ते में बाय करेगा। कस्टमर से बाय कर रहा है तो वो और सस्ते में बाय करेगा, कि वो अगर इंटरबैंक में बेचे तो कुछ कमीशन अपने पास रख सके या अपनी कमाई कर सके, एज ए इंटरमीडिएटली वो कमीशन खा सके। अगर वो इंटरबैंक से खरीद के फिर कस्टमर को बेच रहा है, तो कुछ ना कुछ एक्सचेंज मार्जिन वापस अपने पास कमाएगा, अपने पास रखेगा। ठीक है सर, बड़ा इजी एग्जांपल था। तो आप हमेशा याद रखना, बिड रेट के अंदर हमेशा एक्सचेंज मार्जिन लेस होके आती है इंटरबैंक बिड रेट से। जो अपन को कस्टमर की बिड रेट निकालनी है तो इंटरबैंक बिड रेट से एक्सचेंज मार्जिन माइनस होता है, और आस्क रेट में इंटरबैंक आस्क रेट के अंदर एक्सचेंज मार्जिन ऐड होता है। अपन एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल, इंटरबैंक रेट $1 इक्वल्स टू 77.30 इक्वल्स टू 77.40। ये अपन को इंटरबैंक रेट दी हुई, यानी कि बैंकर, जो बैंकर की इंटरबैंक के लिए बैंकर क्या, इंटरबैंक के लिए बैंकर कस्टमर है, यानी कि भले ही वो बैंकर होगा पर इंटरबैंकर के लिए वो कस्टमर है। तो वही कस्टमर वाला उस पर लागू हो जाएगा कि भाई जो बोलते हैं ना कि कर्मा, तो अब कर्मा इस पर आ जाएगा कि भाई तू हमसे सस्ते में खरीदता था, महंगे में बेचता था, ले अब तू इंटरबैंक मार्केट में जाएगा ना, तो तेरे सस्ते में खरीदेंगे, तेरे को महंगे में बेचेंगे। तो जो इंटरबैंक में भी ना दो कोट होते हैं, 77.30 और 77.40। ठीक है, अब इसके अंदर ना मार्जिन दिया हुआ है अपन को 0.10%, यानी कि 0.10% इसका मार्जिन दिया हुआ है। अगर अपन को केवल मार्जिन दिया हुआ है तो अपन समझ लेंगे कि यही मार्जिन बिड रेट के लिए, मार्जिन आस्क रेट के लिए हो सकता है। मार्जिन ना बिड रेट के लिए भी अलग हो, आस्क रेट के लिए भी अलग हो। अब अपन कैसे निकालेंगे बिड रेट और आस्क रेट? तो ये जो मार्जिन दिया हुआ है ना, बिड रेट निकालने के लिए इंटरबैंक के बिड रेट के लिए तो अपन लेस कर देंगे, और आस्क रेट के अंदर अपन उसको ऐड कर देंगे। तो बिड रेट निकालने के लिए 77.30, और सॉरी यहाँ पे 10% आ गया, ये पॉइंट कर दीजिए, पॉइंट कर दीजिए आप। तो अपन इसका 0.10% निकालेंगे और टोटल अमाउंट इसमें से माइनस कर देंगे, तो टोटल आ जाएगी अपने $77.20। वही अगर आस्क रेट निकाले अपन, तो इसके अंदर वो ऐड हो जाएगा, एक्सचेंज मार्जिन ऐड हो जाएगा, वो आ जाएगी अपनी $77.40। तो हमारी कोटेशन क्या हो जाएगी, 77.20 बिड, 77.48 हमारी आस्क। तो वो बोलेगा कि यार तुम ना मतलब स्प्रेड में भी हमसे कमाते हो
और तुम हमसे एक्सचेंज मार्जिन में भी कमाते हो। तो बैंक बोला कि हम तो कमाने के लिए तो बैठे हैं, तो हम स्प्रेड में भी कमाएंगे, मतलब आस्क में और बिड का जो डिफरेंस आएगा, मतलब हम तुमसे सस्ते में खरीदेंगे, महंगे में बेचेंगे, और अगर हम इंटर बैंक से ला रहे तब भी हम एक्सचेंज मार्जिन में कमा के खाएंगे। तो एक्सचेंज मार्जिन बिड रेट के अंदर लेस होता है और एक्सचेंज मार्जिन आस्क रेट के अंदर ऐड होता है। ठीक है सर। अब अपन आते हैं क्रॉस करेंसी के अंदर। बहुत बार क्या होता है सर, बहुत बार क्या होता है कि एक बैंक है, अपन बैंक का एग्जांपल नहीं लेते, अब अपन कस्टमर का एग्जांपल लेते हैं। एक कस्टमर है, अपन पहले इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। व्हेन यू वांट टू एक्सचेंज मनी बिटवीन टू कंट्रीज बट देयर इज नो डायरेक्ट एक्सचेंज रेट अवेलेबल, इंस्टेड यू यूज थर्ड करेंसी एज ए ब्रिज टू फाइंड द एक्सचेंज। एक एग्जांपल लेते हैं अपन इंडिया वाले हैं, ठीक है। और मतलब जैसे मैं इंडिया का हूँ, मेरी शादी हो गई, मेरी वाइफ मेरे को बोलती कि यार हनीमून करने तो अपन इजिप्ट ही चलेंगे, अपन इजिप्ट के पिरामिड देखेंगे। मैं कहा ठीक है भाई, जैसा तुम बोलो। ठीक है, तो अब इजिप्ट जाएंगे तो खर्चा भी करना पड़ेगा, होटल बुक करना पड़ेगा, वहाँ पे अपन शॉपिंग वॉपिंग भी करेंगे, तो पेमेंट करना पड़ेगा। तो रुपीज़ में तो पेमेंट करेंगे नहीं, क्योंकि रुपीज़ वो लेंगे नहीं। तो अपन को इजिप्शियन पाउंड की ज़रूरत होगी। अपन को क्या ज़रूरत होगी? इजिप्शियन पाउंड की। तो अपन गए बैंक में, गया वही थैला लेके, थैले में बहुत सारे अपने क्या कहते हैं गांधी जी वाले नोट, और बैंक के पास गया। और मैं गया बैंक ए के पास और मैंने बोला बैंक मेरे को आप इजिप्शियन पाउंड दे दो, क्योंकि मैं इजिप्ट घूमने जा रहा हूँ। तो बैंक बोला कि नहीं, हमारे पास इजिप्शियन पाउंड नहीं है, हमारे पास डॉलर है। अगर आपको डॉलर चाहिए तो हम डॉलर दे देते हैं, आप रुपीज़ दे दो, डॉलर ले जाओ, मतलब रुपीज़ और डॉलर को एक्सचेंज कर लो आपस में। मैंने कहा हमको तो पाउंड चाहिए, डॉलर लेके क्या करेंगे हम? डॉलर लेना होता तो दूसरे बैंक नहीं चले जाते हम? बोला ठीक है। फिर हम दूसरे बैंक गए, हम गए बैंक बी। तो हमने बैंक बी को बोला, बैंक ये लो इंडियन रुपीज़, गांधी जी के नोट, और मेरे को ना इजिप्शियन पाउंड दे दो। तो बैंक बी ने बोला हाँ, हमारे पास इजिप्शियन पाउंड तो अवेलेबल है, पर हम ना केवल डॉलर्स के अंदर पे करते हैं, हम ना रुपीज़ यूज़ नहीं करते। तो बोला कि अरे यार, मतलब एक है जो रुपीज़ के बदले केवल डॉलर ले रहा है और दे रहा है, और दूसरा है जो डॉलर के बदले अपना इजिप्शियन पाउंड दे रहा है। तो बेटे बेटे उसको एक ख्याल आया, क्यों ना मैं बैंक ऐसे तो डॉलर ले लूँ और वही डॉलर मैं बैंक बी को देके इजिप्शियन पाउंड ले लूँ। तो यही होता है अपना क्रॉस करेंसी। यानी कि अपन ना यहाँ पे अपन ने क्या करा, अपन ने यूएस डॉलर को ब्रिज करेंसी बना दिया कि एक करेंसी, हमने एक करेंसी से दूसरी करेंसी में कन्वर्ट हुआ, दूसरी करेंसी से तीसरी करेंसी में कन्वर्ट हो गए। तो आईएनआर से अपन यूएस डॉलर में गए, यूएस डॉलर से अपन इजिप्शियन पाउंड में गए। अब अपन को दिया हुआ है गिवन है एग्जाम्पल में कोटेशन, जो रुपीज पर यूएसडी वो 80 रुपए है। $1 के बदले अपन को कितने रुपीस देने पड़ेंगे? $1 के बदले कितने रुपीस देने पड़ेंगे? 80 रुपए देने पड़ेंगे। और जो दूसरा कोटेशन है वो है हमारा इजिप्शियन पाउंड स्लैश डॉलर, इजिप्शियन पाउंड स्लैश डॉलर, यानी कि पर डॉलर के लिए अपन को 50 इजिप्शियन पाउंड मिल जाएंगे। तो अपन को क्या चाहिए? अपन को अल्टीमेटली क्या चाहिए? अपन को अल्टीमेटली चाहिए रुपीस पर पाउंड, यानी कि रुपीस, एक पाउंड, एक इजिप्शियन पाउंड खरीदने के लिए अपन को कितने रुपए देने पड़े? अपन को अल्टीमेटली क्या चाहिए? अपन को अल्टीमेटली तो यही चाहिए ना, रुपीस पर इजिप्शियन पाउंड। अल्टीमेटली अपन को यही चाहिए। तो अपन इसको ऐसे लिख देंगे, रुपीस स्लैश इजिप्शियन पाउंड, और इस स्लैश का मतलब डिवाइड भी होता है, पर यूनिट भी होता है। तो अपन इसको अब डिवाइड फॉर्मेट में लिखेंगे कि रुपीस डिवाइड बाय इजिप्शियन पाउंड इक्वल्स टू अब अपन को ना क्या करना है, इस वाली जो इक्वेशन है इसके अंदर सबसे ऊपर क्या दिया हुआ है? सबसे ऊपर दिया हुआ है रुपीस। तो अपन रुपीस को थोड़ा सा दूर जाके ऐसे रुपीस लिख देंगे, और इजिप्शियन पाउंड नीचे, तो अपन थोड़ा सा नीचे जाके इसको इजिप्शियन पाउंड लिख देंगे। अब रुपीस के साथ हमारे साथ क्या है? रुपीस के साथ यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे देखेंगे रुपीस के साथ डॉलर है, तो अपन रुपीस के साथ डॉलर लिख देंगे यहाँ पे। अगर अपन ने नीचे डॉलर लिखा और डॉलर को डॉलर से कैंसिल करेंगे तभी तो रुपीस के नीचे ये आएगा। तो अगर अपन ने यहाँ पे डॉलर लिखा है तो अपन यहाँ पे डॉलर लिख देंगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो अपन को क्या चाहिए? अपन को चाहिए रुपीस पर इजिप्शियन पाउंड, तो अपन इसको इस फॉर्मेट में लिख देंगे। फिर रुपीस डिवाइड बाय इजिप्शियन पाउंड, रुपीस को अपन थोड़ा सा दूर जाके, अगर रुपीस ऊपर है तो ऊपर, इजिप्शियन पाउंड नीचे तो नीचे। अगर रुपीस ऊपर है तो ऊपर लिख देंगे, इजिप्शियन पाउंड नीचे तो नीचे लिख देंगे। ठीक है। अब अपन ना यहाँ पे
जिस करेंसी की जितनी यूनिट्स कोटेशन में गिवन है ना, अपन वो डालेंगे। जैसे फर्स्ट कोटेशन में देखो, फर्स्ट कोटेशन रुपीज स्लेश डॉलर है क्या अपने पास? हाँ सर, रुपीज स्लेश डॉलर अपने पास है। तो इसमें रुपीज की कितनी न्यू यूनिट है? रुपीज जो फर्स्ट यूनिट है उसकी कितनी यूनिट है? रुपीज की सर 80 यूनिट्स है, तो ये 80 लिख देंगे अपन, रुपीज की जगह पे 80 लिख देंगे। सर डॉलर की कितनी यूनिट है? डॉलर की 1 यूनिट है, तो अपन यहाँ पे 1 लिख देंगे। फिर वापस मल्टीप्लाई, अपन ऊपर वापस डॉलर देखेंगे, डॉलर पर पाउंड का अपना कोई कोटेशन है क्या? हाँ सर, डॉलर और पाउंड दोनों का मिला के कोटेशन है, जहाँ पे अपना इजिप्शियन पाउंड और डॉलर दोनों आ रहा है। ठीक है, इजिप्शियन पाउंड और डॉलर दोनों आ रहा है। तो यहाँ पे डॉलर करेंसी की कितनी यूनिट है? यहाँ पे अपन देखेंगे कि यहाँ पे इजिप्शियन पर डॉलर है, तो यहाँ पे डॉलर की जो यूनिट है ना, डॉलर की यूनिट 1 है, तो अपन यहाँ पे 1 लिख देंगे। और इजिप्शियन पाउंड की यूनिट कितनी? 50 है, तो यहाँ पे 50 लिख देंगे। तो जब अपन इस इक्वेशन को सोल्व करेंगे तो जो हमारा रुपीज पर इजिप्शियन पाउंड होगा वो आ जाएगा 1.10 रुपीज, यानी कि अपन को एक इजिप्शियन पाउंड खरीदने के लिए 1.60 रुपीज देने पड़ेंगे। ठीक है सर, आई होप समझ में आ गया होगा। अब अपन दूसरा एग्जांपल लेते हैं। रुपीज पर डॉलर अपन को गिवन है 80 रुपए, अपन को डॉलर पर पाउंड भी गिवन है, अपन को 1.25। अब अपन को फाइंड आउट करना है कि रुपीज पर पाउंड, रुपीज पर यूएस मतलब यूके पाउंड, जो हमारा यूनाइटेड किंगडम है उसका पाउंड। तो रुपीज पर डॉलर अपन को गिवन है 80, अपन को डॉलर पर पाउंड गिवन है 1.25, और अपन को गिवन है डॉलर पर क्या कहते हैं, रुपीज पर पाउंड भी गिवन है अपन को। तो अपन इसको सोल्व करेंगे, वही रुपीज अपन ने ऊपर लिख दिया, पाउंड अपन ने नीचे लिख दिया, क्योंकि अपन को ये चाहिए था, ये इस इक्वेशन को अपन ने ऐसे लिख दिया। अब थोड़ी सी दूर अपन ने रुपीज को ऊपर लिख दिया, पाउंड को अपन ने नीचे लिख दिया। और ब्रिज करेंसी कौन सी है? तो रुपीज के साथ कौन सी? रुपीज के साथ डॉलर है, तो डॉलर नीचे। अगर डॉलर नीचे गया है तो अपने आप वो ऊपर चला जाएगा, क्योंकि अपन को कैंसिल आउट करना रहेगा इक्वेशन सोल्व करने के लिए। और फिर अपन वही लिख देंगे, रुपीज की कितनी यूनिट दी हुई? रुपीज की 80 यूनिट दी हुई, डिवाइड बाई 1, मल्टीप्लाई। यहाँ पे डॉलर की कितनी यूनिट दी हुई है? डॉलर की 1.25 यूनिट दी हुई है, और इसकी 1, तो ये हमारी करेंसी आ जाएगी 100, यानी कि अपन को रुपीज पर पाउंड 100 रुपीज लग जाएंगे। ठीक है सर, आई होप समझ में आ गया होगा। ये तो हो गया 1 वे कोड। अगर सर हमको 2 वे कोड दे दे, यानी कि हमको बिड और आस्क अगर दोनों ही दे दे, और अब हमको ना क्या कहते हैं, रुपीज से इजिप्शियन पाउंड पे जाना है हमारे इसी एग्जाम्पल में, जो कि यूएसडी, तो हम कैसे जाएंगे? तो सर जब भी अगर अपन को ना क्रॉस करेंसी के अंदर बिड रेट निकालनी हो या आस्क रेट निकालनी हो, तो अपन ना सेम स्टेप फॉलो करेंगे, बिड रेट के लिए भी और आस्क रेट के लिए भी, सेम जो अपन ने ऊपर करी थी। पर जब अपन बिड रेट के लिए निकालेंगे ना क्रॉस करेंसी में बिड रेट, यानी कि बिड रेट निकाल रहे हैं अपन क्रॉस करेंसी में, तो जितनी भी करेंसी अपन को गिवन है उन सबकी बिड रेट ले लेंगे। जितनी भी करेंसी अपन को गिवन है ना, सबकी बिड रेट ले लेंगे, अगर अपन को बिड रेट निकालनी हो। अगर अपन को आस्क रेट निकालनी है तो जितनी भी करेंसी है ना उन सबकी आस्क रेट ले लेंगे। बस यहाँ पे एक डिफरेंस आएगा, वो मैं एग्जाम्पल सोल्व करके बताता हूँ आपको। जैसे अपन को वही, अपन इंडियन है, अपन को इजिप्ट जाना है, इजिप्ट की डायरेक्ट मिल नहीं रही है, यूएस डॉलर के थ्रू करना पड़ेगा। पर इस बार अपन को गिवन है रुपीज पर पाउंड, अपन को क्या गिवन है? रुपीज पर पाउंड, और इजिप्शियन पर रुपीज पर डॉलर गिवन है अपन को क्या गिवन है? रुपीज पर डॉलर। और अपन को एक और चीज गिवन है इजिप्शियन पर डॉलर, अपन को इजिप्शियन पर डॉलर गिवन है, और अपन को बिड और आस्क दोनों रेट दी हुई है। तो अपन को क्या चाहिए? सबसे पहले तो अपन फाइंड आउट करेंगे अपन को क्या चाहिए, अपन को बिड चाहिए या अपन को आस्क चाहिए। तो एक काम करेंगे, अभी तो अपन दोनों निकाल लेते हैं, एग्जाम में तो अपन को एक ही निकालनी है, या तो अपन को बिड निकालनी है, आस्क निकालनी है, एज पर द क्वेश्चन रिक्वायरमेंट। अभी मैं आपको दोनों निकालना बता रहा हूँ कि दोनों के केस में क्या करेंगे। मान लो अपन सबसे पहले बिड रेट निकालते हैं, बिड रेट निकालेंगे तो अपन सबकी जो भी करेंसी यहाँ पे इंटरमीडिएट वाला काम कर रही है ना, सबका अपन बिड ले लेंगे। अगर अपन आस्क रेट निकाल रहे हैं तो सबका आस्क रेट ले लेंगे। तो सबसे पहले बिड रेट निकाल रहे अपन, तो अपन को क्या चाहिए? अपन को चाहिए रुपीज पर इजिप्शियन पाउंड, क्योंकि अपन को इजिप्शियन पाउंड कितने ले सकते, मतलब एक इजिप्शियन पाउंड अपन कितने रुपीज में ले सकते हैं, क्योंकि अपन वहाँ घूमने जा रहे, मिट्स के पिरामिड्स देखने जा रहे, तो कितने ले सकते हैं अपन वो पता करेंगे। तो अपन को क्या निकालना है? रुपीज पर इजिप्शियन पाउंड। तो अपन ऐसे लिख देंगे, रुपीज पर इजिप्शियन पाउंड इक्वल्स टू, वो इक्वेशन, रुपीज को थोड़ा सा दूर, इजिप्शियन पाउंड को थोड़ा सा दूर, रुपीज ऊपर है तो ऊपर, इजिप्शियन पाउंड नीचे है तो नीचे। ब्रिज करेंसी अपन देखेंगे रुपीज के साथ कौन सी करेंसी, रुपीज के साथ कौन सी करेंसी अपन देखेंगे, ओहो रुपीज के साथ डॉलर है तो नीचे डॉलर लिख देंगे,
और फिर अपन इधर देखेंगे इजिप्शियन पाउंड के साथ क्या है, तो इजिप्शियन पाउंड के साथ भी डॉलर है तो डॉलर लिख देंगे। अब अपन ना इनके यहाँ पे यूनिट्स लिख देंगे। जैसे अपन देखेंगे अपन बिड रेट निकाल रहे हैं, तो रुपीज़ की कितनी यूनिट्स, अपन बिड रेट ले रहे हैं तो बिड रेट लेंगे यानी कि 80 रुपये। रुपीज़ की कितनी यूनिट है, रुपीज़ की यूनिट है 80, ये देखिए ना $1 = 80। और डॉलर कितनी है, डॉलर 1, डॉलर की यूनिट 1 मल्टीप्लाई। अब वापस अपन देखेंगे दूसरा कोट, यानी कि इस बार अपन को चाहिए डॉलर डिवाइड बाय इजिप्शियन पाउंड, यानी कि डॉलर की कितनी यूनिट लगेगी, डॉलर कितनी यूनिट है, सेकंड वाले कोटेशन में डॉलर पर यूनिट है, पर यूनिट यानी कि डॉलर 1 यूनिट में है। पर सर यहाँ पे एक कैच है, जब जब अपन को 1 को डिवाइड करना पड़े ना, जब अपन को 1 को डिवाइड करना पड़े ना, तो मैंने आपको ऊपर क्या बताया था, जब भी डायरेक्ट कोटेशन से इनडायरेक्ट कोटेशन में जाते हैं या फिर इनडायरेक्ट कोटेशन से डायरेक्ट कोटेशन में जाते हैं तो अपन 1 से डिवाइड करते हैं, यानी कि इन्वर्सल करते हैं। और जब जब अपन इन्वर्सल करते हैं तो बिड हमारी आस्क हो जाती है और आस्क हमारी बिड हो जाती है। तो सर यहाँ पे भी 1 से डिवाइड हो रहा है ना, मतलब इन्वर्सल हो रहा है, और अपन यहाँ पे क्या ले रहे हैं, बिड ले रहे हैं, पर हमारी बिड यहाँ पे आस्क हो जाएगी, तो जो हमारी आस्क है वो बिड हो जाएगी। तो हम ना यहाँ पे ना बिड रेट लेंगे यानी कि 49, सॉरी बिड रेट तो हम ले रहे थे, तो हम यहाँ पे आस्क रेट लेंगे 50, यहाँ पे हम हमारी आस्क रेट लेंगे 50। समझे सर, मैं वापस समझाता हूँ। अपन को क्या चाहिए था, अपन को रुपीस पर इजिप्शियन पाउंड चाहिए था, तो अपन ने डिवाइडेशन फॉर्मेट में लिख दिया, रुपीस को अपन ने ऊपर लिख दिया, इजिप्शियन पाउंड को थोड़ा सा दूर नीचे लिख दिया। ब्रिटिश करेंसी अपन ने डॉलर के रूप में थी, तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में एक डिवाइडेशन में और एक ऊपर अपन ने मल्टीप्लिकेशन में डाल दी रुपीस के साथ, ठीक है, क्योंकि डॉलर आपस में कैंसिल आउट होके इसकी वैल्यू निकाल दी इक्वेशन से। अब अपन को बिड रेट निकाल रहे थे, तो रुपीस की कितनी यूनिट थी, रुपीस की 80 यूनिट थी, डॉलर्स की कितनी यूनिट थी, डॉलर की 1 यूनिट थी। अब सेकंड वाले इक्वेशन के अंदर डॉलर की कितनी यूनिट थी, डॉलर की 1 यूनिट थी, क्योंकि डॉलर पर यूनिट में गिवन था 1। बट अपन ने पढ़ा था इनडायरेक्ट को डायरेक्ट कोड में कन्वर्ट करते हो, डायरेक्ट कोड को इनडायरेक्ट कोड में कन्वर्ट करते हैं तो बिड आस्क हो जाती है और आस्क बिड हो जाती है। तो जो हम बिड कर रहे थे, अब हम यहाँ पे आस्क ले लेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा 1.6। ये देखिए हमारा आंसर आ गया 1.6। ये चीज़ मैंने बोली हुई, सेम चीज़ अपन आस्क में करेंगे। यहाँ पे अपन आस्क जब करेंगे ना, तो रुपीज़ में 82 ले लेंगे, नीचे डॉलर में 1 मल्टीप्लाई बाई ऊपर डॉलर में 1 गया, तो हमारा जो आस्क था वो बिड बन गया, तो फिर अपन 49 ले लेंगे, ये 49, तो 82 डिवाइड बाई 49 हमारा आस्क के केस में कोटेशन बन जाएगा। तो इसको अगर आप सिंपली याद रखना चाहो ना, तो जब जब 1 डिवाइड होगा यानी कि 1 ऊपर आएगा, तब तक बिड की जगह जब अगर अपन बिड रेट निकाल रहे तो बिड की जगह आस्क ले लेंगे, और जब जब आस्क रेट निकाल रहे होंगे तो आस्क की जगह बिड ले लेंगे। अगर 1 को डिवाइड कर रहे हैं तो, अगर अपन 1 को डिवाइड कर रहे हैं तो बिड की जगह आस्क और आस्क की जगह बिड। ठीक है सर, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। व्हेन वी कैलकुलेट बिड रेट देन टेक बिड रेट ऑफ द बेस करेंसी, एंड व्हेन वी कैलकुलेट आस्क रेट देन टेक आस्क रेट ऑफ द बेस करेंसी फॉर ईच पेयर ऑफ द करेंसी। सिंपली व्हेन वी हैव टू डिवाइड 1 देन रिप्लेस आस्क रेट बाय बिड रेट एंड बिड रेट बाय आस्क रेट। और हमेशा एक चीज़ आप ध्यान रखिए, आपने एक चीज़ नोटिस करी होगी कि ना हर एक इक्वेशन के अंदर यानी कि डिवाइडेशन के अंदर 1 कॉमन है, यानी कि 1 तो आएगा ही आएगा, यानी कि इसके अंदर ना एक यूनिट बेस करेंसी है और बेस करेंसी हमेशा 1 यूनिट के अंदर क्या कहते हैं मेंशन्ड होती है। तो अगर ये 3 फॉर्मेट भी हो गया, मान लो यहाँ पे कोई पर्टिकुलर एक और करेंसी आ गई, या तो ऊपर 1 होगा या नीचे 1 होगा, पर 1 तो होगा ही होगा। तो अपन एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं और वो फटाफट सोल्व कर लेते हैं, तो आपका क्रॉस करेंसी का कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। इसके बाद अपन इसके क्वेश्चंस उठा लेंगे, ठीक है सर। इसका अपन जो मास्टर एग्जाम्पल है वो ले लेते हैं क्रॉस करेंसी का। अपन को दिया हुआ है डॉलर पर रुपीस, ये अपन को गिवन है डॉलर पर रुपीस। अब देख लीजिए सही है नहीं है, मतलब 1 रुपये के अंदर अपन को इतने कम डॉलर ही मिलेंगे। हाँ सही है, अगर यहाँ पे 80-81 दिया हुआ होता तो वो गलत होता, फिर अपन को अपने मार्केट की नॉलेज लगा के सही करना पड़ता है। यहाँ पे 1 यूनिट में अपन को 1 से कम ही डॉलर मिल रहा है, ठीक है, ये सही कोटेशन है। दूसरा अपन देखेंगे रुपीस पर यूरो, यानी कि 1 यूरो में इतने रुपीस, हाँ सही कोटेशन है। अब अपन देखेंगे पाउंड पर यूरो, हाँ पाउंड पर यूरो, ये सही कोटेशन है। अपन को क्या चाहिए, अपन को चाहिए डॉलर पर पाउंड। अपन को क्या चाहिए, डॉलर पर पाउंड, यानी कि यहाँ पे अगर 3 करेंसी दी हुई है तो आप मान के चलिए क्वेश्चन में तीनों यूज आने वाली है। आप देखिए कि डॉलर पर पाउंड कहीं पे गिवन है क्या, डॉलर पर पाउंड कहीं गिवन नहीं है, तो वही डॉलर पर पाउंड चाहिए। आप डॉलर पर पाउंड को और कैसे लिख सकते हो, डिवाइडेशन फॉर्मेट में, ये आपने लिख दिया। अब आप ना डॉलर को यहाँ पे लिखोगे थोड़ा सा ऊपर, डॉलर ऊपर है तो ऊपर,
पाउंड नीचे तो थोड़ा सा दूर जाके पाउंड, यहाँ पे दो करेंसी के आप प्लेस छोड़ दोगे क्योंकि यहाँ पे एक एक्स्ट्रा करेंसी और आने वाली है। ठीक है, तो आपने पाउंड को डॉलर ऊपर था ऊपर लिख दिया, पाउंड नीचे था तो थोड़ा सा जाके आपने पाउंड लिख दिया। अब आप देखेंगे कि पाउंड के साथ कौन सी करेंसी, आप देखेंगे सॉरी आप देखोगे डॉलर के साथ कौन सी करेंसी, आप देखोगे डॉलर के साथ कौन सी करेंसी, डॉलर के साथ कौन सी करेंसी, ओ डॉलर के साथ रुपीज है, डॉलर के साथ क्या है, रुपीज है। और अपन क्या निकाल रहे हैं, लेट सपोज अपन बिड रेट निकाल रहे हैं, आस्क रेट आप निकाल लेना, लेट सपोज अपन बिड रेट निकाल रहे हैं तो अपन सबकी बिड रेट यूज लेंगे। ठीक है, तो डॉलर के साथ क्या रुपीज, और रुपीज के 1 यूनिट में, रुपीज के 1 यूनिट में, और डॉलर कितने यूनिट में, 0.0122, तो अपन डॉलर जितने यूनिट में अपन उतने यूनिट लिख देंगे, रुपीज कितने यूनिट में, रुपीज 1 यूनिट में, तो 1 यूनिट में यहाँ पे आ जाएगा। फिर सेकंड में कोटेशन में रुपीज ऊपर आया तो अपन देखेंगे रुपीज डॉलर के साथ तो आ गया ये, अब रुपीज डॉलर के अलावा और किसके साथ है वो चेक करेंगे, अपन चेक करेंगे ओ रुपीज डॉलर के अलावा यूरो के साथ है। तो अब यहाँ पे ना अपन देखेंगे, यहाँ पे अपन देखेंगे तो रुपीज कितने यूनिट में, रुपीज 90 यूनिट्स में, और जो पाउंड है वो कितने यूनिट में, पाउंड 1 यूनिट में, तो 1 डिवाइड हो रहा है या डिवाइड 90 डिवाइड हो रहा है, तो 90 डिवाइड हो रहा है, 90 ऊपर है क्योंकि रुपीज ऊपर है तो रुपीज की जगह पर अपन रुपीज की यूनिट्स लिख देंगे 90, और यूरो की जगह 1 यूरो। अब थर्ड करेंसी अपन देखेंगे, ऊपर यूरो है तो यूरो जो है रुपीज के अलावा किसके साथ है, यूरो रुपीज के अलावा पाउंड के साथ है, तो अपन देखेंगे पाउंड के साथ है, पाउंड के साथ है, पर अपन यहाँ पे देखेंगे यूरो की कितनी यूनिट्स है, यूरो की 1 यूनिट है, और पाउंड की कितनी यूनिट है, पाउंड की अपन इसमें से एक डिसाइड करेंगे। तो यूरो की अगर 1 यूनिट है और यूरो ऊपर है और यूरो की पर यूनिट है तो अपन 1 को ऊपर लिखेंगे, और अपन ने क्या देखा था ऊपर, अगर 1 ऊपर आ रहा है, 1 डिवाइडेशन में आ रहा है तो अपन बिड की जगह आस्क ले लेंगे। तो अब अपन यहाँ पे ना 0.90 नहीं लेंगे बिड, अपन यहाँ पे आस्क ले लेंगे 0.91, और फिर अपन इसको सोल्व करेंगे तो हमारी बिड रेट आ जाएगी जो कि हमारी यहाँ पे गिवन है। सेम ऐसे अपन आस्क रेट कर लेंगे, बस इस जगह पे अपन जब आस्क की जगह बिड ले लेंगे क्योंकि 1 में डिवाइडेशन हो रहा है। ये लॉजिक मैं आपको समझा चुका हूँ कि इन्वर्सल ऑफ बिड बिकम आस्क, इन्वर्सल ऑफ आस्क बिकम बिड, और 1 से डिवाइड होता है। जब इन्वर्सल होता है तो आप सिंपल सा एक लॉजिक याद रखिए कि जब 1 डिवाइड हो रहा है, जब 1 ऊपर आ रहा है तब बिड की जगह आस्क आ जाएगा, आस्क की जगह बिड आ जाएगा। आप ये क्रॉस करेंसी सोल्व कर लेना। ठीक है सर, अब इसके साथ साथ हम एक क्वेश्चन भी कर लेते हैं बिड और आस्क का, जो कि बहुत इजी क्वेश्चन है, आपके आईसीआई मॉड्यूल का क्वेश्चन नंबर 9। एक सेकंड में खोल देता हूं। ये हमको गिवन है अलग अलग करेंसीज। क्वेश्चन नंबर 9, ऑन द जनवरी 20 मतलब 28 जनवरी 2013 को एक इंपोर्टर है, उसने रिक्वेस्ट करी बैंक को टू रेमिट सिंगापुर डॉलर, 25 लाख सिंगापुर डॉलर उसको चाहिए थे अंडर इनका मतलब जो भी था एलसी बोलते उसको। हाउएवर ड्यू टू अनअवेलेबल फैक्टर्स बैंक वुड नॉट अफेक्ट द रेमिटी, मतलब वो केवल 4 फरवरी को दे सकता है इंटर बैंक रेट गिवन। इसके अंदर ना इस क्वेश्चन में आपके क्रॉस करेंसी भी टेस्ट हो जाएगी, इसके अंदर आपकी बिड आस्क भी टेस्ट हो जाएगी, इसके अंदर आपकी जो इंटर बैंक रेट्स होती है ना वो भी टेस्ट हो जाएगी, प्लस इसके अंदर ना आपको कितना लॉस प्रॉफिट हुआ, एक्सपोजर के अंदर कितना रिस्क आया आपका वो भी इसके अंदर टेस्ट हो जाएगा। मतलब ये एक मास्टर क्वेश्चन है जिसके अंदर आपके 5-6 कॉन्सेप्ट एक साथ काम आने वाले हैं। और इंटर बैंक रेट दिया हुआ है तो इसकी कहीं ना कहीं मार्जिन भी दिया हुआ है, एक्सचेंज मार्जिन, जी एक्सचेंज मार्जिन भी दिया हुआ है अपन को। ठीक है, अपन इसको सोल्व करते हैं। अब इसके अंदर क्या कह रहा है ये क्वेश्चन, कहना ये चाह रहा है कि 28 फरवरी को उसको कुछ सिंगापुर डॉलर चाहिए थे क्योंकि उसको पे करना था, बट ड्यू टू अनअवेलेबल फैक्टर्स अब उसको ना वो 4 तारीख को मिल पाएंगे। तो अपन को 28 की भी डेट दी हुई, 28 की भी रेट्स दी हुई है और 4 फेब की भी रेट्स दी हुई है। तो अगर 28 को मिल जाते तो अपन को कितने में पड़ते, और 4 को मिल रहे तो अपन को कितने में पड़ रहे, उन दोनों के बीच में जो डिफरेंस आ रहा है वो जो डिफरेंस है ना वो हमारा मतलब अनअवॉइडेबल फैक्टर की वजह से वो हमारा लॉस है। ठीक है सर, अब इस क्वेश्चन को अपन सोल्व करते हैं। सबसे पहले अपन 28 फेब वाली निकालते हैं। अपन को क्या दिया हुआ है, $1 इक्वल्स टू रुपीज, यानी कि अपन $1 इक्वल्स टू रुपीज कितना दिया हुआ है अपन को,
45.85 स्लैश 45.90, यानी कि बिडास्क पे अपन को पाउंड 1 इक्वल्स टू क्या दिया हुआ है, डॉलर, यह तो रुपीज़ है, ये डॉलर 1.7840 और 1.7850, ऐसा अपन को दिया हुआ है। वापस पाउंड इक्वल्स टू सिंगापुर डॉलर, SGD इक्वल्स टू 3.1575 अब अपन को सबसे पहले क्या चाहिए वो अपन फाइंड आउट करेंगे। अपन को क्या चाहिए, अपन को रुपीस पर सिंगापुर डॉलर चाहिए ना, क्योंकि अपन को सिंगापुर डॉलर में रेमिट करना था। तो अपन को क्या करेंसी चाहिए, अपन को ये करेंसी चाहिए। तो अपन इसको कैसे लिख सकते हैं, अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं, रुपीस पर सिंगापुर डॉलर। ठीक है, अपन को ये चाहिए। तो हमारी बेस करेंसी क्या हो गई, हमारी बेस करेंसी हो गई सिंगापुर डॉलर। तो हमको सिंगापुर डॉलर क्या करना है, हमको सिंगापुर डॉलर बाय करना है। अगर हम बाय करेंगे तो महंगे में बाय करेंगे, सस्ते में बाय करेंगे, हम महंगे में बाय करेंगे, यानी कि आस्क रेट हमारे लिए क्या रिलेवेंट हो जाएगी, हमारी रिलेवेंट हो जाएगी आस्क रेट। ठीक है, अब रुपीस को अपन रुपीस ऊपर लिख देंगे। अब रुपीस के साथ कौन सा कोटेशन है, रुपीस के साथ डॉलर वाला कोटेशन, डॉलर। अब डॉलर नीचे लिखा तो डॉलर ऊपर, डॉलर के साथ कौन सा कोटेशन है, पाउंड वाला कोटेशन है, पाउंड मल्टीप्लाई बाय, अब पाउंड नीचे तो पाउंड वापस ऊपर, तो डॉलर के अलावा पाउंड किसके साथ है, ये हमारा सिंगापुर डॉलर के साथ है। सिंगापुर डॉलर नीचे होना चाहिए था, नीचे, रुपीस ऊपर होना चाहिए था, ऊपर है। डॉलर से डॉलर कैंसिल हो रहा है, पाउंड से पाउंड कैंसिल हो रहा है। चलिए सोल्व करते हैं। अपन को सिंगापुर डॉलर बाय करना है, सिंगापुर डॉलर हमें बाय करना है। तो सिंगापुर डॉलर बाय करने के लिए हमें आस्क रेट लेनी पड़ेगी, क्योंकि हमारी होम करेंसी क्या है, हमारी होम करेंसी तो रुपीज है। तो हम एक्शन किस पे लेते हैं, एक्शन तो हम बेस करेंसी पे लेते हैं, और बेस करेंसी अगर हम बाय करेंगे तो महंगे पे बाय करेंगे। ठीक है, तो हमारी डॉलर की हम कितनी यूनिट्स आएगी, डॉलर की यूनिट हमको गिवन है 45.90, तो 45.90, और इसी कोड के अंदर डॉलर की कितनी यूनिट्स गिवन है, डॉलर की 1 यूनिट गिवन है, 1 मल्टीप्लाई बाई। अब डॉलर की कितनी यूनिट गिवन है, डॉलर की यूनिट गिवन है, डॉलर नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, 1.77 1.77, सॉरी मैंने बिट लिख दिया, 1.7850, ये वाली रेट लिखेंगे अपन। डिवाइड बाय पाउंड कितनी यूनिट में, पाउंड 1 यूनिट में ही होगा, क्योंकि एक ना एक के अंदर 1 यूनिट तो आएगा ही आएगा। अब अपन देखेंगे यहाँ पे भी पाउंड 1 यूनिट में है, और ऊपर यूनिट भी पाउंड दी हुई, यानी कि 1 ऊपर चला गया। अब 1 ऊपर चला गया तो डिवाइडेशन में क्या, वो इन्वर्सल करेंगे, तो अब अपन बिड की जगह, आज की जगह बिड ले लेंगे। तो डिवाइड बाय 3.1575, तो अपन इसको सोल्व करके निकालेंगे। मैं सोल्व करके लिखता हूँ यहाँ पे, अपन इसको सोल्व करके निकालेंगे। तो 45.90 मल्टीप्लाई बाय 1.7850 डिवाइड बाय 3.1575, तो जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा 25.95। पर सर रुकिए, अभी तो हमने इंटर बैंक, मतलब बैंक ने बैंक के साथ ट्रांजेक्शन करा है, अभी बैंक तो हमको बेचना बाकी है। अभी तो हमारी क्या निकली, आस्क रेट निकली। अगर आप बिड रेट निकालना चाहो तो बिड रेट निकाल लेना, वैसे एग्जाम में ना टाइम खोटी करोगे आप, बिड रेट निकालना मत, क्योंकि हमको जरूरत ही नहीं बिड रेट की, हमको केवल सिंगापुर डॉलर बाय करने, तो हमको केवल सिंगापुर डॉलर बाय करने, तो आस्क रेट की जरूरत है। पर सर ये हमारी अमाउंट आ गई, अब इस अमाउंट में ना हम ना मतलब जो मार्जिन है ना, ये तो क्या है, इंटरबैंक रेट्स है, ये क्या है, इंटरबैंक रेट्स है। तो इंटरबैंक रेट्स के अंदर अपन कस्टमर के साथ सेल करने के लिए मार्जिन ऐड करेंगे। तो यहाँ पे अगर बिड होती तो अपन मार्जिन लेस करते, यहाँ पे क्या है, आस्क, तो अपन यहाँ पे मार्जिन ऐड कर देंगे। तो मार्जिन कितना, 25.95 का 0.125% जो मार्जिन वो ऐड हो जाएगा। तो इसका कितना मार्जिन निकलेगा, मल्टीप्लाई बाई 0.125%, यानी कि 0.032, 25.95 प्लस 0.032, यानी कि 25.98। ये हमारी निकल गई 25.98, 28 की ऐसी अपन 4 फेब की निकाल लेंगे। तो अपन डायरेक्ट आंसर देख लेते हैं।
जी सर, ये हमारा आंसर मैच हो गया 25.9806। अगर आईसीआई ने 4 डिजिट में दिया हुआ ना, हाँ एक और चीज, अगर आईसीआई ने 4 डिजिट में दिया है ना, तो आप भी 4 डिजिट तक जाइए, आप ना 2 डिजिट तक मत रुके, वरना वो आपका पूरा क्वेश्चन गलत कर देगा। तो हमेशा एक चीज ध्यान रखिए, अगर आईसीआई ने 2 डिजिट तक दिया हुआ है एक भी करेंसी तो नहीं, अगर एक भी करेंसी अगर आपको 4 यूनिट में दी हुई है तो आपको ना फाइनल करेंसी भी 4 यूनिट में निकालनी है। अगर सारी करेंसी 2 डिजिट में दी हुई है, आफ्टर डेसिमल 2 डिजिट में दी हुई है, तो आपको भी 2 डिजिट तक जाना है। अगर ऐसे ने 4 डिजिट में दी हुई है तो आपको भी 4 डिजिट तक जाना है। हमारा ये आंसर मैच हो गया 25.9806। अपन 24 का भी निकाल लेंगे, जो कि आंसर ये आएगा। अब अपन को लॉस निकालना है कि अपन को कितना लॉस हुआ, तो 26 में से अपन ये माइनस कर देंगे, तो अपन को ये नहीं, अपन को ना ये इसमें से अपन ये माइनस कर देंगे, ये वाली अमाउंट 4 तारीख वाली अमाउंट से 28 तारीख वाली अमाउंट माइनस कर देंगे और 25 लाख से इंटू कर लेंगे, यानी कि टोटल अपन को 2,28,250 रुपए का नुकसान हुआ। किसकी वजह से नुकसान हुआ? अपन को जो बैंक के पास उस दिन 28 तारीख को थी नहीं सिंगापुर डॉलर, उसकी वजह से नुकसान हुआ, तो अपन को 4 तारीख को खरीदनी पड़ी। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 भी कंप्लीट हो गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब अपन बात करते हैं स्पॉट रेट एंड फॉरवर्ड रेट के बारे में।